डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड प्रवीण चौहान इन फ्रंट ऑफ यू। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमने बनाया था और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर जल्दी जल्दी पार्ट 2 लेकर आइए, तो हम पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। पार्ट 1 में जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का एक एक पार्ट बहुत अच्छे से विद न्यूमेरिकल सही तरीके से स्टडी कर लिया है। और अब हम किस पर जाने वाले हैं? पार्ट नंबर 2 पर। तो पार्ट नंबर 2 की जो शुरुआत है बेटा वो होती है लेंस से, है ना? 2 की शुरुआत होती है लेंस से, लेकिन मैंने हेडिंग कुछ और लिखा हुआ है, अभी उस हेडिंग पर भी आएंगे। अभी आप समझो, देखो लेंस क्या है सर, आप जानते होंगे सर लेंस कॉम्बिनेशन होता है ना? मैं यही लिख देता हूं कि लेंस इज द कॉम्बिनेशन, है ना? लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल ग्लास सरफेसेस। ठीक है, स्फेरिकल ग्लास सरफेसेस, यानी दो स्फेरिकल ग्लास सरफेसों का जो बेटा कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लेंस कहते हैं। जैसे एक स्फेरिकल ग्लास का सरफेस ऐसा है और एक ऐसा है, अगर इन दोनों को मिला दो तो सर इस तरह का एक लेंस बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, है ना? और इस कॉन्वेक्स लेंस को डिफाइन कैसे करेंगे सर? द लेंस विच इज थिक एट द मिडल, है ना बेटा? मिडल में से आपको नजर आ रहा है जो थिक है, मोटा है, एंड थिन एट द कॉर्नर। बिल्कुल भी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझो मैंने जो बोल दिया भाई, यहीं से इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सर, बीच से मोटा है और किनारों से थिन है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। अब अगर इन दोनों को पलट दूं मैं, इस तरह से इनके ऐसे पलट दूं, तो एक ऐसे ये वाला जो था सर ये ऐसे बन जाएगा और ये वाला जो था सर ऐसे बन जाएगा। तो इन दोनों को मिला दिया तो ये कौन सा लेंस बन गया बेटा? कॉन्केव बन गया, है ना? क्या बन गया? कॉन्केव बन गया। तो आप कहेंगे कि सर कॉन्वेक्स और कॉन्केव जो हमारे लेंसेज हैं वो किससे मिलकर बने हैं? ग्लास सरफेस से मिलकर बने हैं। और जब भी लाइट किसी ग्लास सरफेस में जाएगी, ठीक है, कॉन्केव की डेफिनेशन आप समझ लो, पहले इसका उल्टा लिख देना, है ना? डेफिनेशन में बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा। अब मैंने बोला कि भाई जब भी लाइट इससे पास होती है तो क्या होगा? ये ग्लास सरफेसों का कॉम्बिनेशन है, तो एक फैलाएगा और एक से लाइट जाएगी तो एक सिकोड़ेगा, ऐसा कुछ इसमें कंडीशन होगी। ठीक है, अब मेरा मतलब है कि जो मैंने हेडिंग डाला हुआ था कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल ग्लास सरफेस, तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि बेटा जो हमारा लेंस है वो कॉम्बिनेशन है ग्लास सरफेसेस का। तो ग्लास सरफेसेस कितने टाइप के होंगे? आप एक समझो कि अगर हमारे पास में ये क्या है, एक गिलास है और इस गिलास को मैं इस तरह से काट लूं, तो ये सरफेस कौन सा बनेगा? आप बोलोगे सर ये सरफेस जो है हो जाएगा आपका कॉनकेव। कौन सा हो जाएगा बेटा? कॉनकेव। और अगर इसी ग्लास सरफेस को मैं ऐसे काट लूं तो ये हो जाएगा, आप बोलोगे सर कॉन्वेक्स। तो दो सरफेस है, एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। और जैसे लाइट आपको मैंने बताया बेटे लाइन से जाती है तो एक उसको क्या करेगा? बेंड करेगा, एक उसको क्या करेगा? डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि जब लाइट इन सरफेसेस से पास होगी तो वहां पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो यही मैंने हेडिंग डाला हुआ था, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अब जब रिफ्रैक्शन होता है तो सर म्यू आता है, जिसको रिफ्रैक्ट इंडेक्स कहते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखोगे तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू होती है ना? इमेज डिस्टेंस सर वी होती है। तो इन सब में एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को कौन दिखाता है? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। इसके माध्यम से हम इसकी स्टडी करते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। पहला है बेटा आपका कॉनकेव सरफेस, दूसरा है आपका कॉन्वेक्स सरफेस। तो लेट्स डू इट। तो चलो बच्चों, अब हम समझ लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव सरफेस। कौन से सरफेस से समझ रहे हैं बेटा हम लोग? कॉनकेव। यहां हेडिंग डाल देते हैं कि कॉनकेव सरफेस से हम लोग रिफ्रैक्शन समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कॉनकेव सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, आप एक कॉनकेव सरफेस ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा सा बना देता हूं इस तरह से। आप बोलोगे सर इस तरह से लाइट रे, ये पूरा का पूरा मैंने पीछे ऐसे बना दिया कि आगे तक ये क्या है? कॉनकेव सरफेस ही है भाई साहब। ठीक है बेटा, अब बोलोगे हाँ जी सर। अब मैं कहता हूं कि भाई इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो आप। आपने यहां पर पोल यानी एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब सर यहां पर कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा है जिससे लाइट रे पास होगी। क्या पास होगी? लाइट रे पास होगी। ठीक है, यहां पर इसका क्या है? कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर ले रहे हैं, एन, सी से लेकर एन तक। अब लाइट क्या करती है सर? बेंड हो जाएगी किसकी तरफ? आप बोलोगे सर नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ठीक है बेटा, किसकी तरफ बेंड हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ठीक है, इसको ऐसे परपेंडिकुलर सीधा बना लेना, इस तरह से सीधा बना दो। ठीक है बेटा,
इसका जो इमेज है सर कहाँ की ओर बनेगा, कहीं पीछे की तरफ इसका इमेज आई बन रहा है। अब यहाँ पर देखो कि जो ऑब्जेक्ट है सर वो अल्फा एंगल बनाए हुए है, जो ये हमारे पास में बीटा एंगल, और ये देखो तो हमारे पास में गामा एंगल बनाए हुए, यानी कि तीनों लाइट रे क्या कर रही है, एंगल बना रही है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। ये जो पॉइंट है सर जहां पर ये कट कर रहे हैं इसको नाम दे देते हैं ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सर जब रिफ्रैक्शन होता है, यहां समझो जब रिफ्रैक्शन होता है तो सर लाइट रे रेयर से डेंसर में, डेंसर से रेयर में किसी एक मीडियम में जाती है। तो मान लीजिए ये हमारे पास में रेयर मीडियम है और ये हमारे पास में डेंसर मीडियम है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बेटा μ1 है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है। ये हमारे पास में ऐसे मान लो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और ये गिलास है तो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब बोलोगे सर यहां पर एक एंगल बनता है जिसको हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं, जो कि नॉर्मल, जो कि किस किस के बीच में बन रहा है, जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच में बनता है। और यहां पर एक एंगल आर बनता है जो कि सर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट रे के बीच में बनता है। बोलो हाँ या नहीं, अब बोलोगे हाँ जी सर। तो यहाँ सर इंसिडेंट लाइट रे ये थी, ये और नॉर्मल के बीच में जो टोटल एंगल है वो आई है, और यहाँ जो है सर ये आर है, क्योंकि नॉर्मल और ये होगी रिफ्रैक्टिव लाइट रे। सिंपल सिंपल बात है, आपको समझ में आ गया, आप बोले हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक और बात आपको समझा देता हूँ कि बेटा मैं, आप लोग शायद भूल गए होंगे क्योंकि आपने पढ़ा तो है सारी चीजें बट आपको रिमाइंड नहीं है। कोई बात नहीं, जब मैं हूं तो रिमाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये वाला जो एंगल है ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर। और एक्सटीरियर एंगल बेटा अंदर के दो इंटीरियर एंगलों के सम के बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा। किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो बाकी दो इंटीरियर एंगलों के सम के बराबर होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो हमें याद है। अब इसको ऐसे ही बने रहने दो डायग्राम को। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर देखो इन ट्राइंगल, मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं जिसका नाम है OAC। ठीक है बेटा, क्या नाम है इस ट्राइंगल का, OAC। अच्छा यहाँ पर एक और काम करो, ए से लेकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो एच तक, है ना। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने ए से लेकर एच तक। ठीक है बेटा, अब बोलोगे ठीक है सर जी कोई बात नहीं है, ए से एच तक हमने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं OAC। यहां पर देख लो OA और C, ये इसका जो एक्सटीरियर एंगल है आप बोलोगे सर जी गामा है, तो गामा बेटे बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस आई। इसको इधर लेके आओ, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत सिंपल। फिर सर दूसरा ट्राइंगल भी है IAC, IAC। तो इसमें भी सर जो हमारा देखो, अब ये टोटल जो है ये आई था, लेकिन आर इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, तो आर ये छोटा सा जो एंगल बन रहा है ये आर हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से। तो आप बोलोगे सर IAC में गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस आर। आर को इधर लेके आओगे, सॉरी बीटा को इधर लेके आओगे तो ये मिल गया आर। बोलोगे ठीक है सर कोई बात नहीं। अब स्नेल लॉ आप लोगों ने पढ़ा था, स्नेल्स लॉ। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपने, स्नेल्स लॉ भी हो गया था हमारे पास में। तो स्नेल लॉ क्या होता है, आप बोलोगे सर साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन में μ1, है ना। यही तो हो जाएगा μ2 अपॉन में μ1। बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आई एंड आर, जो आई एंड आर है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, टू स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो बेटे हम लोग साइन आई को लेट कर लेंगे आई, एंड जो साइन आर है उसको हम लेट कर लेंगे आर। भाई साइन आई हो जाता है और साइन आर हो जाता है जब बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। आप बोलोगे सर आई अपॉन आर μ2 अपॉन में μ1, सिंपल सिंपल बात है। अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर, आई की वैल्यू कितना है, आप बोलोगे सर आई की वैल्यू हमने निकाली थी गामा माइनस अल्फा, आर की वैल्यू कितनी थी गामा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू आई अपॉन में सॉरी μ2 अपॉन में μ1। ठीक है जी कोई बात नहीं है। अब मेन समस्या है कि सर जी हमारे पास अल्फा बीटा गामा तो है ही नहीं, इनकी वैल्यू कैसे निकालें। इसको रफ कर देते हैं इधर से, है ना। करने के लिए आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात बताओ। तो बेटा जो अल्फा बीटा एंड गामा आर ऑल्सो टू स्मॉल, है ना, ये भी बहुत ज्यादा छोटे हैं। और अगर बहुत ज्यादा छोटे हैं तो अल्फा इज इक्वल्स टू 10 अल्फा, बीटा इज इक्वल्स टू 10 बीटा एंड गामा इज इक्वल्स टू 10 गामा, ऐसा हो जाएगा। तो अल्फा जो 10 अल्फा था, भाई 10 थीटा आप लोगों ने ये पढ़ा होगा सर, PBP अपॉन HHB। तो बेटा 10 क्या होता है, आप बोलोगे सर जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बस सिंपल सिंपल बात है भाई साहब।
अल्फा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया बेटा ए एच, ए से एच, और बेस क्या हो गया ओ से एच। सिमिलरली टेन बीटा से लेंगे तब भी परपेंडिकुलर ए एच ही है, और बेस हो जाएगा आई से लेकर एच तक, है ना। और गामा के लिए लेंगे सर ए एच अपॉन में सी एच। सिंपल सिंपल सी बात है भाई साहब, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमें मिल गई, हमें यहां पुट कर देनी है। इस इक्वेशन को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे कर लो, गामा माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई म्यू वन, ठीक है जी, म्यू वन, और भाई साहब गामा माइनस बीटा की मल्टीप्लाई म्यू टू से। सिंपल सी बात है। अब सर गामा की वैल्यू रखो, बोलोगे सर ए एच अपॉन में सी एच, अल्फा की वैल्यू रखो ए एच अपॉन में ओ एच इंटू म्यू वन। इधर सर गामा की वैल्यू ए एच अपॉन में सी एच माइनस ए एच अपॉन में आई एच इज इक्वल्स टू सॉरी इंटू में म्यू टू। एक बार देखना ए एच यहाँ दोनों में आ रहा है, यहाँ भी दोनों में आ रहा है, बोलोगे हाँ जी सर, तो कॉमन लेना तो बनता है, जब दोनों तरफ आ रहा है तो कॉमन लेना तो बनता है। आप बोलोगे हाँ जी सर कॉमन भी लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ए एच हमने कॉमन ले लिया, वन अपॉन सी एच, एक मिनट जस्ट इसको सेट कर ले, ए एच अपॉन सॉरी वन अपॉन सी एच वन अपॉन ओ एच इंटू म्यू वन। यहाँ भी सर ए एच कॉमन है तो वन अपॉन सी एच वन अपॉन आई एच इज इक्वल्स टू म्यू टू। आप बोलोगे सर ए एच से ए एच कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन बची सर जी वन अपॉन सी एच माइनस वन अपॉन ओ एच इंटू म्यू वन। यहाँ सर वन अपॉन सी एच वन अपॉन आई एच इंटू में म्यू टू। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? आप बोलोगे नहीं जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब एक कंडीशन यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, एक कंडीशन लिख लेते हैं, इफ द सरफेस इज थिन, अगर हमारा जो सरफेस है वो कैसा है, थिन है। ये जो सरफेस है ये थिन है। देखो ऐसे समझो कि मेरा जो हाथ है ऐसे है ना। अब देखो यहाँ पर देखना, इस वाले हिस्से को नोटिस करना है, मैंने फिंगर रख लिया है, जब मैं इसको पतला करूंगा तो ये आगे की तरफ आएगा, ये हाथ मेरा यहीं रहा तो बेटा पोल यही है। लेकिन जब मैं इसको पतला करूंगा, सोचो ये पोल है, मेरी ये वाली फिंगर पोल है और ये वाला मेरा मिरर है नहीं सरफेस है। तो जब मैं इसको पतला करूंगा तो ये मेरा आगे की तरफ आ रहा है, ये हिस्सा आगे की तरफ जाएगा, और आगे की तरफ जाएगा तो P किससे मिल जाएगा सर, H से मिल जाएगा। तो अब यहां पर लिख दो सर, ऐसी कंडीशन में P इज सिमिलर टू H। अब जहां H है वहां क्या रख देंगे, P रख देंगे। आप बोलोगे सर जी रखो, वन अपॉन ये हो गया सर C से P हो गया माइनस O से P हो गया इज इक्वल्स टू बेटा इंटू में म्यू वन भी है, और इज इक्वल्स टू सर यहाँ भी वन अपॉन में CP हो गया माइनस वन अपॉन में IP हो गया सर, है ना, और इज इक्वल्स टू म्यू टू। बस सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है ही नहीं सर। अच्छा C से लेकर P क्या ये R रेडियस होता है बेटा? आप बोलोगे हाँ जी सर। I से लेकर P सर ये इमेज डिस्टेंस V होता है, O से लेकर P सर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U होता है। सारी हम लोगों को पता है, पुटी तो करना है। C से P हो गया सर जी माइनस का R, माइनस क्यों बेटा, पोल के लेफ्ट में सारी चीजें। फिर माइनस O से P, आप बोलोगे सर जी U होता है, वन अपॉन CP सर फिर से R होता है, ये सर माइनस का V होता है, तो ये हो गया सर माइनस वन अपॉन R प्लस वन अपॉन U, और ये म्यू वन। ये करोगे सर माइनस वन अपॉन R प्लस वन अपॉन V इंटू में म्यू टू। मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया सर म्यू वन अपॉन R1, ठीक है, म्यू वन अपॉन R माइनस सॉरी प्लस में म्यू वन अपॉन U माइनस म्यू टू अपॉन में R प्लस म्यू टू अपॉन में V, ठीक है बेटा, म्यू टू अपॉन में V। अच्छा U और V को एक तरफ ले जाओ, ये वाला एक तरफ चला गया, ये वाला एक तरफ आ गया। भाई साहब ये माइनस का था, इधर आएगा सर प्लस का, तो म्यू टू अपॉन में R म्यू वन अपॉन में R, ये हो गया सर म्यू टू अपॉन में V, ये भाईजान प्लस के थे इधर जाके माइनस के हो गए, म्यू वन अपॉन में U। बोलो कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। अब यहाँ सर सिंपल हो गया, म्यू टू माइनस म्यू वन बटे में R, ये हो गया म्यू टू अपॉन V माइनस म्यू वन अपॉन में U। ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है कि सर इतना आ गया, बस सिंपल। कितना अच्छा था, कोई दिक्कत हुई भी किसी को भी? बहुत इजीली मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब एक कंडीशन में लिख देता हूं सर, म्यू वन इज इक्वल्स टू वन है, किसके लिए, वैक्यूम के लिए। मान लो वैक्यूम था, और म्यू टू इज इक्वल्स टू सर क्या है, म्यू है, तो भैया यहां रख दो म्यू माइनस वन अपॉन R म्यू माइनस वन अपॉन में सॉरी म्यू अपॉन V माइनस वन अपॉन U। बस इसको ऐसे कर लो, सिंपल तो है भाई, म्यू टू म्यू वन है, कोई दो मीडियम है तो ऐसे रखना, एक वैक्यूम में हो गया तो सर वन हो गया,
और कोई दूसरा मीडियम है तो म्यू हो गया, तो म्यू माइनस 1/r, म्यू अपॉन बी माइनस 1/r, ये हो गया जी। अब अगर मेरे से कॉन्वेक्स के लिए पूछे तो कॉन्वेक्स के लिए मैं आपको क्या करूंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा कैसे करना है, अल्फा बीटा गामा तक, यहां तक मैं आपको समझा दूंगा, यहां के बाद से आप खुद कर लेंगे, बिल्कुल सेम करना है, यहां तक मैं आपको समझाऊंगा स्ट्रक्चर बना के, उसके बाद आप पूरा कर लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे करके दिखाएंगे, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने कर लेंगे वो मुझे कमेंट में हाँ लिख देंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वो मुझे कमेंट करेंगे कि सर मेरे से नहीं हुआ, मैं उनको अगले उसमें आकर समझा दूंगा, ठीक है, उनके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है, टेंशन मत लो, हर चीज का सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। तो फटाफट से ये आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग ये क्या है क्वेश्चन है, ठीक है, आता है बोर्ड में, इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया है, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं करा दूंगा भरोसा रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कराऊंगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं कॉन्वेक्स के बारे में, हैं कॉन्वेक्स सरफेस की तरह। चलो जी, देखो ये जो सरफेस है सर, कौन सा सरफेस है, आप बोलोगे सर ये कॉन्वेक्स सरफेस है। ये क्या है सर, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है बेटा, ये पूरा का पूरा आगे तक क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस है, ये इसका सर क्या है, पोल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब यहां कहीं क्या रखा था सर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, देख इधर की तरफ है तो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा ना, तो आप यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ड्रॉ कर लो इसका, ठीक, ओके। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है तो ये लाइट रे जाएगी सर, यहां हिट करेगी, ठीक है। अब हम पहले क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर लो, इस तरह से आपको इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। आप बोलोगे सर जी ठीक है, अब जब लाइट रे कहां से जा रही है सर, ये रेयर मीडियम है, और ये कौन सा है सर जी, डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। कहां की तरफ बेंड हो जाएगी सर, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो सर इधर की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगी लाइट रे। आप बोलोगे हाँ जी सर बेंड तो होगी इधर की तरफ। इमेज कहां बनेगी भाई साहब, कॉन्वेक्स सरफेस है तो ये इमेज कहां की तरफ बनेगी, पीछे की तरफ आई इमेज बनेगी, हाँ जी, इसी वाली लाइन पर आई इमेज बनेगी, ठीक है। ये सर एंगल कितना बना रहा है, अल्फा, ये कितना बना रहा है सर, बीटा, और ये कितना हो गया सर जी, गामा। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ सर, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे इस तरह से, इस तरह, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इनके बीच में जो एंगल बनता है सर वो आई बनता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो इंसिडेंट लाइट रे ये है सर और नॉर्मल ये है, तो यहां सर एंगल बनेगा जिसका नाम है आई। क्या नाम है सर जी इसका, आई। अच्छा जी ठीक है सर, कोई बात नहीं। ये क्या है सर, यहां जो एंगल बनता है सर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल बनेगा सर जी आर, ठीक है। ये आपके नॉर्मल है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, इनके बीच में एंगल बन गया सर जी आर, सिंपल। अब फिर से वही ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल सर, इसको मान लीजिए ओ, सॉरी वो तो यहाँ है ए, और यहां आप ड्रॉ कर लोगे एक परपेंडिकुलर सर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो जिसका नाम है एच, पी को इधर बना लो, ये पी है और ये एच है, ठीक है। फिर सर वही ट्राइंगल लेना है ओ ए सी, ओ ए सी, तो इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है ओ ए सी में, ठीक है, ओ ए सी में जो एक्सटीरियर एंगल है आप बोलोगे सर आई है, तो आई सर इज इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस गामा। फिर सर सिंपल इन ट्राइंगल आई ए सी में, आई कहाँ है सर, ये रहा, ए कहाँ है सर, ये रहा, और सी कहाँ, ये रहा, सर इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना हो जाएगा आर, तो सर आर इज इक्वल्स टू हो गया बीटा प्लस गामा। बस यही तो निकालना था, आई और आर। अब सिंपल है, क्या करोगे, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन में म्यू वन, बस सिंपल रखना है। अब देखो एक कंडीशन यहां समझ लो, यहाँ जो सी से लेकर पी तक की वैल्यू है सर वो प्लस में रखनी है, ये वाली वैल्यू सर माइनस में रखनी है, और ये वाली वैल्यू भी सर माइनस में रखनी है, बस इतना अंतर करना है, सेम आ जाएगा। उसके बाद मुझे और कुछ बताने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि आप बाकी की सारी चीजें जानते हैं, ठीक है, ये आप करेंगे सॉल्व, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताएं कितने बच्चों ने यहाँ के बाद से सॉल्व कर लिया है। अच्छा अब बात होती है सर, अगर जैसे एक था सर कॉनकेव सरफेस, एक था सर कॉन्वेक्स सरफेस, इन दोनों को मिला दे तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसी को हमने लेंस बताया था अभी थोड़ी देर पहले। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसी को आपने क्या बताया था, लेंस। तो लेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेसेस, यानी दो ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेसेस को अगर मैं ऐड कर दूं बेटा तो वो क्या बनाते हैं, आप बोलोगे सर वो लेंस बना रहे। क्या बना रहे, वो लेंस। और लेंस कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। ये सारी बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दी। अब चलिए इसकी मेन बात पर फोकस करते हैं कि बेटा लेंस के पास में एक नहीं दो दो फोकस होते हैं। तो अब इसी के बारे में मैं आपको बता दूं, जिसको हम कह रहे हैं फोकस ऑफ लेंस। क्या कहते हैं बेटा, फोकस ऑफ लेंस।
देखिए अब लेंस का एक नहीं दो फोकस होते हैं, एक फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है और एक सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है। दोनों को ध्यान से समझो बेटा। देखिए जैसे ये हमारे पास में लेंस है भाई साहब, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां जो जिसको हम पोल कहते थे अब तक, अब वो पोल ना होकर क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। और देखो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बेटा इसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। मतलब आप ये समझो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल, इसमें तो वापस नहीं आएगी, मतलब बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी निकल जाती है, ये डिफ्लेक्ट नहीं होती। वरना अगर किसी भी लेंस से कोई लाइट रे पास होती है, किसी भी लेंस से कोई लाइट रे पास होती है तो क्या करती है वो, सॉरी ये तो कॉन्वेक्स था ना, तो वो क्या करता है, इसको बेंड कर देता है ना, बेंड करके कहां करता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर कट कर देता है। तो लेंस की यही प्रॉपर्टी है और लाइट रे को बेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती है, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब बोल लो ऐसे ऑप्टिकल सेंटर, वो उसका पोल था, इसका क्या ऑप्टिकल सेंटर होता है। लेंस का जो मिड पॉइंट होता है वो ऑप्टिकल सेंटर, मिरर का क्या होता था, पोल होता था। तो अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बेटा डिफ्लेक्ट नहीं होती, सीधी पास होती है। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच पॉइंट ऑफ द लेंस डज नॉट डिफ्लेक्ट द लाइट रे। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है, आप बोलोगे सर ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है, ठीक है। अब मैंने बोला था फोकस ऑफ लेंस क्या होता है, चलो फिर से बताता हूं। तो मैं पहले बता दे रहा हूं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, पहला प्रिंसिपल फोकस क्या है, आप बोलोगे सर ये हमारे पास में लेंस है, लाइट रे ऐसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। यहां पर कहीं है ना, यहां प्रिंसिपल एक्सिस पर एक क्या है, पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम दे दो आप एफ ए। इस पॉइंट से जब लाइट रे चलेगी तो सर लेंस को हिट करेगी। कौन सा लेंस है सर, ये कॉन्वेक्स लेंस है। और लेंस को हिट करने के बाद में सर किसके पैरेलल हो जाती है, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो इस पॉइंट से जहां से लाइट रे चल रही है इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो सीधा सीधा डेफिनेशन होगी सर इसकी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की, आप बोलोगे सर द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, क्या करता है, पास द लाइट रे एंड आफ्टर हिटिंग द लेंस द लाइट रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो जो लाइट रे है सर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, दैट वन इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं सर इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये कॉन्वेक्स के लिए है, कॉनकेव के लिए भी बताऊंगा, पहले दोनों के लिए इसको समझ लो। फिर सर सेकंड पॉइंट देखिए इसका, यहां से एक लाइट रे जाती है, ऑप्टिकल सेंटर है, लाइट रे पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल आ रही है सर, किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे आती है, हिट द मिरर एंड कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ पॉइंट। यानी प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर कट करेगी, जिस पॉइंट पर कट करेगी वो क्या होता है सर, सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस। तो लेंस के कितने फोकस हुए, आप बोलोगे सर दो फोकस हुए। लेंस के पास में एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, एक होता है सर सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है कि सर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है जहां से लाइट रे ड्रॉ होती है एंड जैसे वो लेंस को हिट करती है तो सर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसको हम कहते हैं, इसी पॉइंट को हमने कहा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या है सर, लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के और किसको हिट करती है, लेंस को, और आफ्टर हिटिंग द लेंस कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ पॉइंट। प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर कट करती है, जिस पॉइंट पर कट कर रही है उसको हम कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। बोलो क्लियर हुआ, ये था कॉन्वेक्स के लिए। अब समझते हैं कॉनकेव के लिए। किसके लिए बेटा, कॉनकेव के लिए। तो मुझे इसको रफ करना होगा, रफ करते हैं, फिर कॉनकेव के लिए भी समझ लेते हैं, ठीक। समझो, अब हम करा रहे हैं आपको प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का दोनों आपने समझा बहुत अच्छे से, आप बोले हाँ जी सर। कॉन्वेक्स कॉनकेव का समझोगा, देखो ऐसा मान लो कि ये पॉइंट F1 है ना, यहां से लाइट रे चल रही है और जैसे चल रही है आ रही है यहाँ पर लाइट रे ऐसे ड्रॉन हो रही है, ठीक है। और ये लाइट रे किसको हिट कर रही है, लेंस को, और लेंस को हिट करने के बाद में क्या हो जाती है बेटा, पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो देखो इसमें जो फोकस होता है भाई, आपको पता है कि सर इसमें लाइट रे कहां जाएगी, बाउंस बैक पीछे की तरफ जाती है, तो इसलिए इसमें जो F1 है वो आपका किधर होगा, राइट साइड पर होगा। यहां से ऐसे मान लो यहां से लाइट रे ड्रॉन हो रही है और जैसे इसको मिरर को, इस लेंस को हिट करती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो इसलिए इसमें जो फोकस है वो कहां होगा सर, वो आगे की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। लेकिन उसमें जो था प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहां था, पीछे की तरफ था। तो सेम है, डेफिनेशन दोनों में सेम है। अब सर सेकंड प्रिंसिपल फोकस देख लेते हैं। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस में क्या होता है सर, लाइट रे आएंगी भाई साहब, अच्छे से ड्रॉ करते हैं ना इसको इस तरह से, ठीक है। आप बोलोगे सर लाइट रे आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, लाइट रे आती है इस तरह से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी,
आने के बाद में सर वो क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट कर देगा भाई साहब बाहर की तरफ। कहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट कर देगा, बाहर की तरफ। तो भाई साहब ये लाइट कहाँ की तरफ, आप बोलोगे सर पीछे की तरफ देखोगे तो कहीं ऐसे इस तरह से मिलती हुई नजर आएंगी, और जहां पर भी ये मिलेंगी वहां पर होगा सर सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्या होगा बेटा वहां पर, सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस होगा। दोनों की डेफिनेशन सेम है, करना कुछ नहीं है, बस मैंने डायग्राम बनाना था, डायग्राम मैंने आपको बना दिया। इसी तरह से आपको ये समझना होगा सर जी, बाकी सारी चीजें भाई साहब, फोकस इसके पास हो गया, दो फोकस होते हैं, बाकी सारी चीजें मिरर की है जो भी इसके पास है। एक और चीज मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, हाँ जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है किसी भी लेंस के पास में वो दो होते हैं। जैसे एक ये सरफेस हो गया, एक ये सरफेस हो गया। सर इसका सेंटर कहाँ की तरफ है, आप बोलोगे सर इस सरफेस का जो सेंटर है वो इधर की तरफ है, और इस वाले सरफेस का जो सेंटर है सर जी वो इधर की तरफ है। तो भाई साहब इधर के लिए R1 हो गया, इधर के लिए R2 हो गया, इस तरह से। तो किसी भी लेंस के पास में दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेकिन मानी दोनों सेम जाती है, तो इसलिए हम इनको R ही लिख देते हैं। बट याद रखना अभी आपको R नहीं समझना है, क्योंकि इसके ऊपर फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला आएगा तो उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। तो इसके पास में दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ठीक है। लेंस का आपने समझे बहुत अच्छी तरीके से, उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोगों ने मतलब फैलाना। फिर से मेरे एक बात सर, कन्वर्ज का मतलब सिकोड़ना और डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, फैलाना। अब यहां पर लिखा है कन्वर्ज, तो सर जो हमारा ये कौन सा लेंस है, जल्दी नाम से बताओ, जल्दी फटाफट से सारे बच्चे नाम लेकर बताओ कौन सा लेंस है। आप बोलोगे सर ये है हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है सर जी, कन्वर्ज क्यों कर रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप समझो क्या होता है कि कोई भी लाइट रे जब पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो लाइट रे इसको हिट करती है, और हिट करने के बाद में क्या करती है सर, प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं काटती है, क्योंकि लाइट रे को क्या कर रहा है, सिकोड़ रहा है। अब सिकोड़ने की वजह से क्या कर रहा है, लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है किसी एक पॉइंट पर जाकर। इसीलिए हम कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। याद रखना कॉन्वेक्स को कौन सा लेंस कहते हैं बेटा, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक। अब ऐसा क्यों कर रहा है ये, इसके पीछे का रीजन क्या है सर, ये समझो आप। बिकॉज ऑफ ये हमारे पास में कौन सा है सर, कॉन्वेक्स लेंस है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, ये जो है स्मॉल प्रिज्म्स, ये छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर बना है, ऐसा हम मान सकते हैं। ऐसा कैसे सर, मान लो ये वाला एक छोटा सा ऐसे प्रिज्म है ना, फिर यहाँ एक छोटा सा प्रिज्म है, ऐसे यहाँ भी और यहाँ भी ऊपर। और प्रिज्म की एक खास बात होती है कि इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल प्रिज्म्स, ऐसा ले सकते हैं। एंड प्रिज्म जो क्या करता है सर, प्रिज्म डिफ्लेक्ट द लाइट रे, है ना, प्रिज्म क्या करता है, लाइट रे को डिफ्लेक्ट कर देता है टूवर्ड इट्स बेस, यानी इस लाइट रे को बेस की तरफ बेंड कर देता है। अब जैसे ही देखो यहां से लाइट रे आएगी, यहां लाइट रे आएगी, यहां लाइट रे आएगी, यहां, तो सर इस प्रिज्म का बेस कहां की तरफ है, इधर की तरफ, नीचे की तरफ, तो लाइट रे सर बेस की तरफ बेंड होगी। अब ये उतना अच्छा प्रिज्म है नहीं, तो ये थोड़ा सा कम बेंड करेगा, है ना, कम बेंड करेगा इस हिसाब से। ये वाला सर, ये वाला भी उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए कम बेंड करेगा। ये सर प्रॉपर है, तो ये सर ज्यादा बेंड करेगा। तो इस हिसाब से, क्योंकि इनका बेस कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर, इनका बेस कहाँ है सर, नीचे की तरफ, तो इस तरह से लाइट रे को बेंड करते हैं और लाइट रे क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है ना। अब ऐसे ही सर दूसरा लेंस कौन सा हमारे पास में, एक है सर जी डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस है बेटा, डाइवर्जिंग लेंस है। अब डाइवर्जिंग किसको कहेंगे, इसका अपोजिट भाई साहब होता है ये, है ना। अब ये क्या काम करता है सर, जैसी लाइट रे इससे पास होती है, तो सर लाइट रे जो पैरेलल आ रही थी, ये ऐसे पैरेलल आएगी, तो इन्हें बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट कर देगा। अब ऐसा क्यों कर रहा है सर, ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो भाई साहब, ये भी सर स्मॉल प्रिज्म से मिलकर ही बना है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा हमने लेट कर लिया। अब इसमें देखो सर प्रिज्म कहाँ की ओर रखे हैं, ऊपर वाले, देखो ऊपर वाले सर का बेस ऊपर की तरफ है और इसका बेस नीचे की तरफ है। अब जैसे ही लाइट रे जाएगी तो प्रिज्म कहाँ की ओर बेंड करता है, बेस की तरफ, तो बेस इसका ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। इनका बेस कहाँ की तरफ है सर, नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ इसको डिफ्लेक्ट कर देंगे। दैट्स व्हाई जो हमारा ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है सर, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, और ये जो हमारा कौन सा है, ये कॉनकेव लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। बिकॉज ऑफ ये लाइट रे को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और बिकॉज ऑफ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, एंड इट हैज अ मेड अप ऑफ स्मॉल प्रिज्म, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज को। एक और इंटरेस्टिंग हमारे पास में क्या आ गया, डेरिवेशन, जिसका नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बहुत अच्छी बात है, देखो बच्चे आपको पता है लेंस किससे मिला है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्लास सरफेसेस, तो इसी को लेकर हम लोग लेंस मेकर का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से सुनो,
मान लो लेंस मेकर जी भाई साहब हैं, आपके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक थिन लेंस लिया बेटा। क्या लिया? एक थिन लेंस L1। ठीक है, एक थिन लेंस लिया जिसका नाम है L1, और इन्होंने इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक लाइट, एक ऑब्जेक्ट को रखकर क्या किया बेटा? लाइट को पास किया। अब जैसे इन्होंने बोलते हैं कि भाई जब भी कोई लेंस है वो दो सरफेस से मिलकर बना है, तो भैया उसका रिफ्रैक्शन भी कितनी बार होगा? आप बोलोगे सर दोनों सरफेस से होगा, पहले से भी होगा और दूसरे से भी होगा। तो उन्होंने कहा कि जब पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तो सर इमेज कहां बनेगी? उन्होंने बोला सर जी आई डैश पर बनेगी। फिर सर दूसरे वाले से भी रिफ्रैक्शन होगा और अब की बार जो इमेज बनेगी सर जी वो कहां बनेगी? आई पर बनेगी। इतना तो समझ में आया। अब ये कैसा लेंस है सर जी? ये है थिन लेंस। कैसा लेंस है बेटा? थिन लेंस। अब आप बोलोगे हाँ जी सर ये क्या है सर जी? एयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो गया। फिर सर ये क्या है? ग्लास। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर जी μ2 हो गया। और अब की बार फिर से लाइट रे किस में जा रही है सर जी? एयर में जा रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से कितना है? μ1 है। अब यहां से ऑब्जेक्ट से जो लेंस का डिस्टेंस है सर जी वो u होता है, और पहले सरफेस से जो इमेज का डिस्टेंस है उसको v डैश मान लेंगे, और फिर सर दूसरे वाले का जो इमेज है सर जी वो कितना है? v है। ठीक है भाई, कितना है? v है। तो भैया दो तरह से रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन इसी फॉर्मूले को लेना है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू, ठीक है जी, फर्स्ट सरफेस, है ना? फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। तो आप बोलोगे अभी मैंने फॉर्मूला निकाला था भाई, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। अब पहला सरफेस है तो भाई साहब R1 ले लीजिए, है ना? और आपको पता है कि सर पहले सरफेस की जो इमेज है वो कहां बन रही है सर जी? v डैश पर बन रही है। पहले सरफेस से जो ऑब्जेक्ट है वो तो u है ही, तो सीधा सीधा हो गया सर μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब थ्रू सेकंड सरफेस, है ना? थ्रू सेकंड सरफेस, बस यहां आपको ध्यान देना है, यहां आप गलती मत कर देना। अब सेकंड सरफेस है तो बेटा लाइट रे कहां से जा रही है सर? सेकंड से फर्स्ट में जा रही है। अब सेकंड से फर्स्ट में जा रही है तो भाई फॉर्मूला क्या होता है? μ2 अपॉन v1। लेकिन अब की बार क्या लेना? μ1। पहले क्या था सर? एयर टू ग्लास, अब है ग्लास टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। अब हो जाएगा μ1 अपॉन में कितना हो जाएगा? v माइनस μ2 अपॉन में u। ठीक है, u प्लस, ऐसे मान लो कि ये जो है इसका लेंथ कितना है, इसका विड्थ कितना है? t है, तो u प्लस t इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में r2, क्योंकि इस वाले का जो है सर वो कितना है? R2 है, और इस वाले का कितना है? R1 है। सिंपल सी बात है भाई साहब। अब बोलोगे सर जी ये हो गया। अब देखो एक चीज आप समझ लेना यहाँ पे कि u प्लस t जो है किसका काम करेगा सर? v डैश। u प्लस t मिलाकर किसके इक्वल हो जाएगा? v डैश। या ऐसे कह सकते हो कि सर जो v डैश है ये सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाता है ना? v डैश इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेकंड सरफेस, है ना? इसको लिख भी लो, इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना? क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है सर जी फॉर सेकंड सरफेस। कौन से सरफेस के लिए? सेकंड सरफेस के लिए इसका काम कर रहा है। बोलोगे सर जी कोई बात नहीं है, तो यहां रख लो μ1 अपॉन v, μ2 अपॉन v डैश इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में r2। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब लेंस क्या था सर? कॉम्बिनेशन है दोनों सरफेसों का, तो दोनों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन बहुत सिंपल, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना? फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं। इधर क्या है सर? μ2 अपॉन में v डैश, μ1 अपॉन में u, और इधर क्या है प्लस में μ1 अपॉन में v माइनस μ2 अपॉन में v डैश इज इक्वल्स टू, इधर क्या था सर? μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1, और इधर क्या है भाई साहब? प्लस में μ1 माइनस μ2 अपॉन में r2। सिंपल सी बात है। अब देखो ये μ2 अपॉन v डैश और μ2 अपॉन v डैश दोनों कैंसिल हो गया। अब बोलोगे हाँ जी सर इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये आ गया सर μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल्स टू, यहां देखो बेटा यहां क्या है? ये है सर जी μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1, और यहां क्या है सर? μ1 माइनस μ2, तो माइनस कॉमन ले लो, ये भी हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन में r2। ऐसे हो जाएगा ये, है ना? दोनों मैंने सेम कर लिया बेटा, मैंने यहां से माइनस कॉमन लेके, यहाँ μ1 माइनस μ2 था, मैंने माइनस कॉमन लिया, इसे भी μ2 माइनस μ1 बना दिया। ठीक है बेटा, μ2 माइनस μ1। इधर क्या है सर? μ1 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u, इधर देखो कॉमन आ रहा है सर, μ2 माइनस μ1
μ2 माइनस μ1 और अंदर आ रहा है 1/r1 माइनस 1/r2। सिंपल सी बात है बेटा, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर सर जी μ1 कॉमन है तो 1/v माइनस 1/u, ठीक है, इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ऐसे रहने देंगे आप। दूसरी बात आप ऐसे कर सकते हैं कि सर μ1 इज इक्वल्स टू 1 है वैक्यूम के लिए और μ2 इज इक्वल्स टू म्यू है। μ2 इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, म्यू है। तो सिंपल ये तो 1 हो गया सर जी, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया भाई साहब आपका लेंस फॉर्मूला, है ना, कौन सा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब आपको पता है दूसरा कि सर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, तो इसके जगह पर आप 1/f भी रख सकते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। बोलो कितना सिंपल है ना, समझ में आया कि नहीं, चुटकियों में समझ में आया बेटा कि नहीं आया, बोलो। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे भाई सब बोर्ड में। तो भाई मजेदार चीजें आपकी चल रही है। अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे, लेकिन एक छोटा सा और डेरिवेशन है, फिर उसके बाद दोनों टाइप के न्यूमेरिकल कराएंगे, जिसे हम कह रहे हैं बेटा क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। दो लेंसेज को कंबाइन करके रख देंगे, क्या करेंगे, कंबाइन करके रख देंगे। तो एक छोटा सा और डेरिवेशन है, फिर उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। पावर ऑफ लेंस से कहां से शुरू होती है, पावर ऑफ लेंस। अच्छा अब एक बात मुझे बताओ, लेंस के पास भी पावर होती है? ये कैसा सवाल है सर, बिल्कुल होती है। क्यों होती है, देखो आप मुझे बताओ पावर क्या है, आपकी पावर क्या है। हर इंसान की अलग अलग चीज होती है। पावर मीन्स होता है सर कैपेसिटी, है ना, कितने टाइम तक आप, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी जल्दी आप या कितनी देर तक आप काम करते रहते हैं, उसको कौन डिफाइन करता है, पावर। हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि मैं इतना वजन उठा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो ये सब आपकी पावर में डिफाइन होता है। अब भाई साहब लेंस तो वजन उठाएगा नहीं, तो व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का मीन्स है बेटा, लेंस क्या करता है। आप बोलोगे सर लेंस जो भी लाइट रे आती है या तो उन्हें क्या करेगा, बेंड कर देगा, मतलब डाइवर्स कर देगा, या लेंस क्या करेगा, जो लाइट रे आएंगी भैया उन्हें क्या करेगा सर, ये आप बोलोगे सर डाइवर्स कर देगा, या तो कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। तो आप बोलोगे सर पावर ऑफ लेंस क्या है, इट इज डिफाइंड एज द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ, ऐसे लिख लो, इट इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग द लाइट रे। यानी लाइट रे को कन्वर्ज या डाइवर्स करने की जो पावर होती है ना बेटा, किसी भी लाइट रे को या तो कन्वर्ज या डाइवर्स करने की जो पावर है उसको हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। और पावर ऑफ लेंस को हम डिनोट करते हैं P से, और इसका जो SI यूनिट होता है बेटा, इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है सर डायोप्टर, है ना, डॉक्टर से याद रखो डायोप्टर। अच्छा एक और सवाल बहुत अच्छा यहां से पूछा जाता है सर, मान लीजिए अगर आपको लिखा है सर प्लस का 2D, इसका क्या अर्थ है सर, इसका अर्थ है सर लेंस की जो पावर है वो कितना है, 2 डायोप्टर है प्लस का। अब प्लस का क्यों है सर, प्लस का क्या साइन बता रहा है, तो बेटा अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक रिलेशन में क्लियर करा दूं आप लोगों को कि रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में सर, फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस, हैं जी। लेंस की जो फोकल लेंथ होती है और जो पावर होती है उनमें एक रिलेशन होता है। क्या होता है सर, P इज इक्वल्स टू होता है बेटा 1/f। ये कब होता है सर, जब f मीटर में हो, और P इज इक्वल्स टू हो जाता है सर 100/f, जब f किस में हो, सेंटीमीटर में हो। जब f मीटर में है तो P इज इक्वल्स टू 1/f, और जब सर f सेंटीमीटर में है तो 100/f लेना है। दोनों बातें क्लियर हुई, जब f मीटर में है तो 1/f, और जब f सेंटीमीटर में है तो 100/f। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, ये लेंस देखो, ये जो लेंस है कौन सा है सर, ये आप बोलोगे सर ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। और कन्वर्जिंग लेंस है तो सर इसका जो फोकल लेंथ होता है सर वो प्लस में होता है। तो भाई साहब अगर कहीं प्लस का 2 डायोप्टर आ जाए तो सर वो कैसा लेंस होगा, आप बोलोगे सर वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि इसी में फोकल लेंथ क्या है, प्लस की होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको साइन कन्वेंशन में बताया है। जो फोकल लेंथ होती है सर वो इसमें प्लस में है, दैट्स वाई यहाँ पर कौन सा लेंस है, आप बोलोगे सर जी कॉन्वेक्स लेंस है। इसमें देखोगे तो सर इसमें फोकस कहाँ की ओर होता है, माइनस का होता है। इसमें जो फोकस है सर वो माइनस का होता है, माइनस का है तो सर ये कौन सा लेंस हो जाएगा, अगर -2D आ जाए तो कौन सा लेंस होगा, आप बोलोगे सर जी वो कॉनकेव लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा बेटा, वो कॉनकेव लेंस होगा।
ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर कहीं माइनस का 2 डायोप्टर है तो आप समझ जाओ सर वो कौन सा लेंस है, आप बोलोगे सर जी वो कॉनकेव लेंस है। अगर कहीं प्लस का दे रखा है तो इसका मतलब सर वो कौन सा है, आप बोलोगे सर जी वो कौन सा लेंस है, जल्दी बताओ फटाफट से, आप बोलोगे सर वो कॉन्वेक्स लेंस है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है भाई साहब, सिंपल क्वेश्चन है, यहां से तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। पूछेगा सर a lens has a power of +3 डायोप्टर या 4 डायोप्टर, ठीक है। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, फाइंड इट्स फोकल लेंथ इन मीटर एंड सेंटीमीटर। also define that what लेंस वी आर यूजिंग, यानी कौन सा लेंस हम लोग यूज कर रहे हैं ये भी आपको बताना है। अच्छा जी, सिंपल सी बात है भैया, पावर कितनी दे रखी है, आप बोलोगे सर जी प्लस का 4 डायोप्टर दे रखी है, तो यहीं से मुझे आंसर मिल गया कि सर ये कौन सा लेंस है, आप बोलोगे सर ये कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज कर रहे हैं। और सर P इज इक्वल्स टू 1/f होता है, तो भैया F इज इक्वल्स टू 1/P हो गया, 1/4 हो गया, तो सर 0.525 मीटर में आ गया ये आंसर। किसमें है, मीटर में। और अगर सर F इज इक्वल्स टू 100/P ले ले तो भैया 100/4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सर 25 सेंटीमीटर। तो अगर मीटर में लेना है तो 0.25 आएगा, और सेंटीमीटर में लेना है तो भाई साहब 25 आएगा। सिंपल सी बात है, और ज्यादा इससे कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इससे कॉन्सेप्ट बन सकता है, वो मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि इस तरह का कॉन्सेप्ट इससे बन सकता है। अब आता है सर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, यानी दो लेंसों को हम कंबाइन कर रहे हैं तो उनका क्या कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो हमें आपको बताना है कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, चलो चलते हैं। तो हमारे पास में दो लेंसेज हैं पतले पतले, ठीक है, थिन लेंसेज हम लोग ले रहे हैं, तो उनसे हमें क्या करना है, कंबाइन करके रखना है, और कंबाइन करने के बाद जो उनका फोकल लेंथ आएगा वो हमें निकालना है। लेट कर लीजिए बेटा, हमारे पास में ये दो लेंसेज हैं, ठीक है, ये हमारे पास में दो लेंसेज हैं, एक का नाम है L1, एक का नाम है L2, और दोनों ही कैसे लेंस है भैया, थिन लेंसेज हैं। सर इसकी जो फोकल लेंथ है f1 है, इसकी जो फोकल लेंथ है सर वो f2 है, ठीक है बेटा। अच्छा, एक लाइन है सर जो दोनों के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब सर यहाँ पर कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा है जिससे लाइट रे पास होगी, पहले किससे टकराएगी सर, फर्स्ट वाले लेंस से, और फर्स्ट वाले लेंस से टकराएगी तो सर इसका इमेज कहाँ जाकर बन रहा है, आई डैश पर। सिंपली फिर सर सेकंड लेंस से टकराएगी, जिसका इमेज कहाँ बनेगा सर, आप बोलोगे पॉइंट नंबर आई पर, तो इसका जो इमेज डिस्टेंस है सर वो वी डैश हो जाएगा, ठीक है जी, और इसका जो इमेज है सर वो वी हो जाएगा, और ये क्या सर जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है। सिंपल सी बात है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, सिंपल सिंपल बात आपको बता रही हूँ। अच्छा, तो आप बोलोगे सर दो थिन लेंसेज हैं, ठीक है, काम कुछ है नहीं इसमें। अब मुझे बताओ बाय द लेंस फॉर्मूला, है ना, बाय द लेंस फॉर्मूला। अब लेंस का फॉर्मूला आप सारे के सारे बच्चे बताओ कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब हम लिखते हैं फॉर लेंस L1, लेंस L1 की जो फोकल लेंथ है, फॉर लेंस L1 द फोकल लेंथ है ना, इसकी जो फोकल लेंथ है सर वो कितनी होगी, आप बोलोगे सर 1/f1 इज इक्वल्स टू 1/v डैश माइनस 1/u, क्योंकि जो इसका इमेज है कहाँ बनता है, वी डैश पर बनता है सर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर सर फोर लेंस हम कौन से लेंस के लिए ले रहे हैं अब की बार, आप बोलोगे सर जी L2, द फोकल लेंथ यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिंपल सिंपल बात है भाई साहब, है ना। आपको अगर मजा आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो, भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार फटाफट से क्या करना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को जल्दी अपने फटाफट से सारे दोस्तों को शेयर करना है। इतनी मेहनत के लिए इतना तो आप कर सकते हो यार, प्लीज कर दो, ठीक है। तो अब क्या करना है, 1/f2 बराबर 1/ कितना करना बेटा, सेकंड लेंस के लिए जो इमेज है सर जी वो v पर बनता है, माइनस, अब मैं आपको नहीं लिखूंगा, अब आपको समझ में आ जाएगा सर जी यहाँ पर v डैश लिखना है, क्योंकि भाई साहब जो इमेज डिस्टेंस है पहले का वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये अभी मैंने लेंस मेकर के फॉर्मूले में भी आपको बताया था। तो सर जी v डैश आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को कंबाइन कर रहे हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन है, तो सर जी ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं। अब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये f1 f2, आप बोलोगे सर 1/f1 प्लस 1/f2, ये हो जाएगा सर 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। अच्छा जी, कोई बात नहीं, 1/f1
प्लस 1 अपॉन f2 इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं सर v डैश प्लस का v डैश माइनस का कैंसिल हो गया, ये तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u आ गया। बहुत सिंपल है भाई साहब, बहुत कोई दिक्कत है ही नहीं सर। ये हो गया सर 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इज इक्वल्स टू हो गया सर 1 अपॉन f, क्योंकि ये जो है यहां से देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये सेकंड है और ये थर्ड, ऐसे इसको ऐड कर लेना। तो सर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u किसके इक्वल था सर? 1 अपॉन f के इक्वल था। तो सर ये हो गया टोटल फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, कि अगर आप एक कॉम्बिनेशन बनाते हो तो उसका फोकल लेंथ 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 किसके इक्वल आता है सर? 1 अपॉन f के इक्वल आता है। ठीक है बेटा, सिंपल सिंपल बात है। अब आपको ये भी पता था सर P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f होता है, तो 1 अपॉन f1 के स्थान पर P1, 1 अपॉन f2 के स्थान पर P2 इज इक्वल्स टू टोटल पावर भी आप यहां से निकाल सकते हो। लो जी, आ गया आपका आंसर। भाई साहब फोकल लेंथ तो निकलेगी निकलेगी, साथ में आप पावर ऑफ लेंसेज भी निकाल सकते हो। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठोको लाइक अगर बात समझ में आई हो, सारी चीजें क्लियर हुई हो तो फटाफट से एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। बताओ, मौज कर दूंगा, मैंने कहा था ना भाई, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह सकता, मौज कर दूंगा पूरी की पूरी। ठीक है, उतारो जल्दी से फटाफट। अब देखो कितने प्यारे प्यारे मैं इसके लिए आपको क्या लेकर आता हूँ, क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अब क्वेश्चन की बारी है, ये किस तरह के क्वेश्चन सर? दोनों फॉर्मूले से मैंने आपको दो फॉर्मूले ड्राइव कराए हैं बेटा। एक है सर 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। एक तो ये फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव कराया है, और एक अभी जो मैंने फॉर्मूला है ये वाला ड्राइव कराया है। इन दोनों से कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको कराता हूं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोगों के लिए पहले दो क्वेश्चन राइट डाउन किए हैं, ठीक है, दो क्वेश्चन। और देखो पहला क्वेश्चन, और दोनों ही मैं आपको ये बता दूं यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बस दिमाग लगाना है, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। फिर उसके बेस पर एक दो क्वेश्चन और लेंगे हम लोग, फिर अगले वाले फॉर्मूले पर चलेंगे। ठीक है, देखो अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, पहले समझ लो क्वेश्चन को क्या लिखा है। आंसर नंबर 1 हम लोग इधर करेंगे, आंसर नंबर 2 अगर आ गया। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, बेटा डबल कॉन्वेक्स इस तरह का होता है, सेम है ना, ये डबल कॉन्वेक्स है। ईच ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। बेटा इसकी हर एक पार्ट की जो रेडियस है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर। देखो इस वाले पार्ट की जो रेडियस है बेटा वो इधर की तरफ होगी r1, और इस वाले पार्ट की जो रेडियस है सर वो इधर की तरफ होगी r2। तो सर ये ऑप्टिकल सेंटर से राइट में जो होंगी वो प्लस में, तो भैया ये 30 हमें प्लस में लेना है, लेकिन r2 जो हमारा 30 है वो हमें माइनस में लेना है अपनी तरफ से। याद रखना, क्योंकि एक की रेडियस इधर है, दूसरे की रेडियस इधर है। ईच दोनों की इसने दे रखी है कि दोनों की 30 सेंटीमीटर है, बस प्लस और माइनस तो आपको खुद से लेना है। इसका जो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वो हमें दे रखा है सर 1.5। फाइंड इस फोकल लेंथ, तो बेटा मुझे इसका एफ निकालना है। भाई r1 है, r2 है, म्यू है और f है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा आप जानते हैं सर, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। सिंपल सिंपल बात होगी सर जी ये। आप बोलोगे सर 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू है सर 1.5 माइनस 1 1 अपॉन r1 सर 1 अपॉन 30 माइनस 1 अपॉन फिर से माइनस का 30, क्योंकि अब की बार जो r2 है सर वो क्या लेना हमें? माइनस में। याद रखिएगा इस चीज को। आप बोलोगे ठीक है सर जी। 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू सर 1.5 में से 1 गया, आप बोलोगे सर 0.5। आप बोलोगे सर ये 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 30। ठीक है बेटा, आप बोलोगे सर 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 0.5। आप बोलोगे सर 2 अपॉन 30, है ना, 2 1 से 2, ये गया सर 15 टाइम। 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू सर 0.5 अपॉन में 15। भैया पॉइंट हटाया, 5 टाइम ये गया, 5 से काट दिया सर, 5 3 जा 15। लो जी, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 30। सर एफ की वैल्यू भी कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा फोकल लेंथ होगा, जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो भी सर कितना होगा? 30 सेंटीमीटर होगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, ये तो हो गया सर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का मींस है सर इधर से प्लेन है और इधर से कॉन्वेक्स है, तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया सर। और प्लेनो की सर रेडियस नहीं होती, तो r1 की वैल्यू होगी सर जी, जो फोकल लेंथ है सर जी इसकी इन्फिनिटी होती है, तो ये इन्फिनिटी ले लेंगे सर जी। r1 कितना हो गया? इन्फिनिटी हो गया जी। ठीक है, r2 हमें निकालना है सर जी, क्या होगा? फाइंड द रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस। तो कॉन्वेक्स सरफेस की r2 हमें फाइंड करना है। फोकल लेंथ कितना दे रखा है सर जी? 20 दे रखा है। तो सर 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और 1 अपॉन केवल बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक, समझ में आया? 1 अपॉन एफ कितना है सर जी? 20 सेंटीमीटर है।
म्यू कितना भाई साहब इसका भी आप बोलोगे सर 1.5 माइनस 1, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन R2, माइनस माइनस प्लस कर लीजिए क्योंकि R2 माइनस में होता है, 1 अपॉन 20 आप बोलोगे सर 0.5 अपॉन में R2, पॉइंट हटाओ सर जी 10 लगाओ, 5 2 जा 10 हो गया, 1 अपॉन 20, 1 अपॉन में 2R, भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप बोलोगे सर 2R इज इक्वल्स टू 20, तो R की वैल्यू आ गई सर जी 20 अपॉन में 2, जिसको हम अगर कैंसिल करें तो सर R की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। तो भाई साहब कितने सेंटीमीटर का होगा, आप बोलोगे सर 10 सेंटीमीटर का, वो कौन सा सरफेस है, ये वाला जो कॉन्वेक्स सरफेस है ये 10 सेंटीमीटर है। समझ में आया बेटा, आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत है नहीं, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए अब की बार हम थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं, अब की बार लेंस को उठाकर कहाँ रख देते हैं, वाटर में प्लेस कर देते हैं और तब देखते हैं सर क्या होता है। अब की बार लेंस को उठाकर कहाँ रख देंगे सर जी, वाटर में रख देंगे। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर आया हूं और इस क्वेश्चन में आपके सारे डाउट सारे सवाल दूर हो जाएंगे कि सर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको किसी और क्वेश्चन की जरूरत होगी इस फॉर्मूले को समझने के लिए या इस फॉर्मूले के बेस पर कोई और भी क्वेश्चन करने के लिए। देखो क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू ग्लास, यानी जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो सर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 3/2। तो हम ऐसे लिख लेते हैं सर म्यू जी दे रखा है कितना है 3/2, ठीक है। और एयर टू वाटर सर म्यू डब्ल्यू भी दे रखा है 4/3 है। अब कह रहा है डबल कॉन्वेक्स लेंस, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, डबल कॉन्वेक्स इस तरह से बनता है सर जी, एक की रेडियस 20 है, यानी R1 आपके पास में कितना है 20 सेंटीमीटर है और R2 आपके पास में कितना बेटा 30 सेंटीमीटर है। और R2 कैसा लेना है सर जी, आप बोलोगे माइनस का लेना है सर जी। अब फाइंड इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर, यानी आपको जो निकालना है वो इसकी फोकल लेंथ निकालनी है जब गिलास एयर में रखा है और जब गिलास वाटर में रखा है, दोनों जगह पर इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। सिंपल सिंपल आ जाओ यहाँ पे, तो आंसर करते हैं सर, पहले हम निकालते हैं इन एयर। अच्छा एयर में निकाल लो तो सर ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू जी ही लेना है, कितना 3/2 हो जाएगा। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू जी माइनस 1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। सिंपल सिंपल लेना है सर। 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू जी कितना है सर जी 3/2 है माइनस 1, 1 अपॉन R1 कितना है सर जी 20 है माइनस 1 अपॉन माइनस का 30। सिंपल आ जाओ यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू, देखो एलसीएम लो 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू, आप बोलोगे सर 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन में 30, आप बोलोगे सर 1 अपॉन एफ 1/2, इतना एलसीएम आ गया सर 60। इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से, 60 बनाने के लिए यहाँ पर 3 से और यहाँ पर सर जी 2 से मल्टीप्लाई कर दी। 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू हो गया सर 1/2, आप बोलोगे सर 5/60, ठीक है। और इसको कट कर दीजिए, कितने टाइम जाएगा बेटा ये 5 से 12 टाइम जाएगा, तो 1 अपॉन एफ 1 अपॉन 24, तो सर एफ सीधा सीधा आ गया 24, ठीक है। समझ में आया बेटा, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड केस देखो बेटा, अगर वाटर में रख दें, भाई साहब वाटर में रख देंगे तो सर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा म्यू जी सॉरी म्यू डब्ल्यू, वाटर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो ग्लास का, हाँ जी वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का निकाल रहे हो तो सर म्यू जी अपॉन में म्यू डब्ल्यू और इनटू में हो जाएगा सर 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, माइनस 1 का आगे भैया यहाँ का माइनस 1 भी लेना है। 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू जी कितना है सर जी, आप बोलोगे 3/2 है और वाटर का कितना है सर जी 4/3 है माइनस 1। अब आप रखोगे सर R1 का 20 माइनस माइनस का 30। सिंपल बात ध्यान रखो, जब भी आप वाटर में रख दोगे तो विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है किसका, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरह से आप फॉर्मूले में रख लोगे 1 अपॉन एफ सीधा सीधा हो गया सर, भाई साहब फोर्थ टर्म ऊपर जाएगा 9 और ये इसके पास जाएगा 8 माइनस 1, 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30। आप बोलोगे सर 1 अपॉन एफ, भाई साहब एलसीएम ले लो 9 माइनस 8 अपॉन 8, आप बोलोगे सर एलसीएम आएगा 60, यहाँ 2 यहाँ 3 सॉरी यहाँ 3 और यहाँ 2, सिंपल सिंपल बात है। 1 अपॉन एफ सर ये हो गया 1 अपॉन 8 और ये सर 5 अपॉन 60, आप इसे कैंसिल करोगे तो 1 अपॉन 12 आ जाएगा। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू सर 1 अपॉन 96, 12 8 जा 96, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो सर एफ की वैल्यू आ जाएगी 96 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर भाई साहब इस तरह से क्वेश्चन आपसे आस्क कर सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इससे ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन हो नहीं सकते। तो आप मुझे बताओ कैसे रहे क्वेश्चन, ठीक है कमेंट। चलो प्यारे प्यारे बच्चों, अब की बार हम किस पर आ गए हैं सर, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर आ गए। तो देखो हमने क्या लिखा है, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका सर P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2
या आप लिख सकते हैं सर 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हमें इनमें से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि बेटा दो लेंसेज हैं हमारे पास में जिनका जो पावर है, जो उनकी पावर है सर, है ना, वो इतनी इतनी है। ठीक है, तो यार पावर देखो, डायोप्टर दे रखा है ना, लास्ट में डी लिख रहा है, तो क्या है सर, पावर दी है। अच्छा, आपको मैंने बताया था सर प्लस से क्या मतलब है। प्लस से होता है सर ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। P2 क्या है सर, आप बोलोगे सर जी माइनस का 3.75 है। सर ये कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है। ये बात याद रखना आप सारे बच्चे। अच्छा, हमसे पूछा है सर जब इनको कंबाइन कर देते हैं तो इनकी टोटल फोकल लेंथ क्या हो जाती है कॉम्बिनेशन की। तो सिंपल सी बात है सर, पहले टोटल पावर निकाल लो। P बराबर हो जाएगा सर P1 प्लस P2। तो P इज इक्वल्स टू सर P1 है 2.5 और ये है सर माइनस का 3.75। डायोप्टर बाद में लगा लेंगे। आप इसे माइनस करोगे तो सर 3.75 में से 2.50 ऐसे माइनस होगा बेटे, 5 2 1, तो आ गया सर माइनस का 1.25। अब टोटल पावर किस में आ रही है, आप बोलोगे सर माइनस में। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे ना, ऐसे पूछ भी सकता है कि जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो कौन सा लेंस बनता है। भाई कंबाइन करने पर पावर माइनस में आ रही है तो कौन सा लेंस हो गया, आप बोलोगे सर जी ये हो गया आपके पास में कॉनकेव लेंस। अच्छा, यहां तक क्लियर हुआ, टोटल पावर हमारी ये आ गई। और सर P इज इक्वल्स टू होता है 100/f। क्या होता है बेटा, 100/f। तो भाई F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 100/P। तो F इज इक्वल्स टू 100/1.25। भाई सब पॉइंट हटाओ, इंटू 100 यहां कर दो। 25 से इसको काटोगे, है ना, 25 से आप इसको काटोगे तो 5 टाइम, और 25 से इसको काटोगे 4 टाइम। 5 से इसको काटोगे सर 20 टाइम, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 80 सेंटीमीटर आ गई। किस में आ जाएगी सर, माइनस में, क्योंकि ये जो आपकी पावर थी ये भी माइनस में थी। सिंपल सिंपल सी बात है कि सर फोकल लेंथ आ जाएगी माइनस का 80 सेंटीमीटर, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है कि पावर दिया तो पावर, फोकस लेंथ देगा तो फोकस लेंथ वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अब है देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले कह रहा है सर फोकल लेंथ ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। अच्छा जी, दोनों कॉन्वेक्स लेंस है तो भाई साहब ये भी प्लस में लेनी है और F2 भी हमें प्लस में लेनी है 50 सेंटीमीटर। कह रहा है इनसे एक ऑब्जेक्ट जो है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अच्छा जी, अब U दे रखा है हमें सर 25, तो ये तो माइनस ही लेना पड़ेगा भाई साहब। हमसे पूछ रहा है सर V कहां बनेगा। तो भाई साहब F1 और F2 को मिलाकर पहले उन्हें टुगेदर रखा जा रहा है, टुगेदर रखा जा रहा है। तो टोटल जो इस तरह से देखो, यहाँ पर आप देख लो दोनों लेंस कंबाइन करके रख दिए, तो इन दोनों को मिलाकर एक परफेक्ट लेंस बनेगा। उस परफेक्ट लेंस की हमें क्या निकालनी है, फोकल लेंथ। तो भाई साहब पहले 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/50। आप बोलोगे सर जी कोई बात नहीं, एलसीएम आ गया 50, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया। सर जी हो गया 1/f इज इक्वल्स टू हो गया 6/50। तो f की वैल्यू सर 50/6 होगी, कोई दिक्कत नहीं, है ना बेटा, इतना आ गया हमारे पास में, कोई समस्या नहीं। अच्छा, अब हमारे पास में होता है सर लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। उसी के तो यूज से आएगा 1/f सर 1/v, ठीक है, माइनस 1/u। 1/f कितना सर 50/6 इज इक्वल्स टू 1/v निकालना है, u की वैल्यू सर माइनस का 25। ये हो जाएगा सर 6/50। हाँ जी भाई साहब 6/50। ये भाई साहब जनाब इधर कितने हो जाएंगे, 1/25 हो जाएंगे। अच्छा जी कोई बात नहीं, ये प्लस में भाई साहब इधर आएगा 6/50 माइनस 1/25 इज इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम आ गया सर 56, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दी, आप बोलोगे सर 2 से, इज इक्वल्स टू 1/v 4/50 हो गया। 4/50 इज इक्वल्स टू 1/v। भाई v निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 50/4 आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो 2 टाइम, ये 25। तो सर v आ गया 12.5 मीटर। कितना आ जाएगा भाई साहब, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आप बताओ। इतनी बातें क्लियर हुई कि इमेज कहां बनेगी, 12.5 सेंटीमीटर पर बनेगी, बात खत्म हो गया भाई साहब। बोलो समझ में आई बेटे। अगर समझ में आए दोनों क्वेश्चन तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे सेकंड क्वेश्चन के थ्रू पूछे जा सकते हैं। दोनों ही मैंने टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है प्रिज्म। किसकी तरफ चलते हैं बेटा, प्रिज्म। और मैं तो चलो बेटा, हम आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है प्रिज्म। देखो प्रिज्म क्या होता है, आप लोगों ने अभी तक केवल सुना होगा कि सर प्रिज्म क्या है,
लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, तो देखो प्रिज्म इज एन ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर शेप। कैसी शेप होती है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर शेप होती है इन विच टू प्लेन ग्लास सरफेसेस आर प्लेस्ड एट एन एंगल, जिसमें दो प्लेन ग्लास सरफेसेस, और ग्लास भी कैसे होने चाहिए, है ना, ऐसे लिख लो इसको, ट्रांसपेरेंट, है ना, ट्रांसपेरेंट, जिनके आर पार लाइट जा सके। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेसेस आर प्लेस्ड एट एन एंगल। देखिए इसमें सर दो प्लेन ग्लास सरफेसेस होते हैं, एक ए बी है और एक ए सी, ये किसी ना किसी एंगल पर एक दूसरे से कंबाइंड है। तो बेटा ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या? आपका प्रिज्म। आप बोलोगे सर इसमें तो तीसरी लाइन भी खींच रखी है आपने। भैया ये तो इसका बेस होता है, तो बेस को काउंट नहीं करते हम लोग, ठीक है, हमें दो ही लेने हैं जो किसी एंगल पर एक दूसरे से क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। और जिस एंगल पर ये कंबाइंड हो रहे हैं इसको हम प्रिज्म एंगल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं हम इसको? प्रिज्म एंगल। और प्रिज्म एंगल हमेशा ए से डिनोट होता है। किससे डिनोट होता है? ए से डिनोट होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। प्रिज्म के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं आज के बाद आप लोग प्रिज्म से रिफ्रैक्शन नहीं भूलोगे, इतनी मेरी गारंटी है ना। प्रिज्म से आप कुछ भी भूल जाओगे लेकिन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कभी नहीं भूलोगे। तो चलो देखते, मैं आपको बताने वाला हूं रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, ध्यान से सुनना एक बार, बहुत बढ़िया से समझना आप लोग, है ना, कि क्या होता है सर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। देखो बेटा, जब भी लाइट रे, मान लो यहां से समझना एकदम तरीके से, ये एक लाइट रे है बेटा, ये एक लाइट रे सर ओ से स्टार्ट होती है और कहां जा रही है? पी पर। अब देखो यहां से लाइट रे ए बी को हिट करेगी, तो सर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और कहां से जा रही है सर? एयर से ग्लास में। एयर से किस में जा रही है सर? गिलास में। इसको बाहर लिख लेते हैं क्योंकि अंदर और भी डायग्राम बनेंगे। तो एयर से जा रही है सर गिलास में। अच्छा सर, जब एयर से ग्लास में जाती है तो आप बोलोगे सर ये क्या करेगी सर? टू बार नॉर्मल बेंड हो जाएगी, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। सर जाना इसको ऐसे सीधे चाहिए था, लेकिन सीधा ना जाकर ये क्या करेगी सर? बेंड हो जाएगी। तो ओ से पी, और पी से कहां गई सर? क्यू। अब फिर से सर ये किसको हिट करती है? आप बोलोगे सर फिर से ये अपना दूसरा जो इसका क्या है? सरफेस है, उसको हिट करेगी एसी को। अब जैसे दूसरे सरफेस को हिट करेगी तो सर यहां भी आपका क्या बन रहेगा? एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो। ये दोनों नॉर्मल, जिसको हमने एन और एम नाम दिया है, ये दोनों नॉर्मल कहां आकर लाई करते हैं सर? कहां आकर एक दूसरे को कट करते हैं? पॉइंट नंबर ई पर कट करते हैं। अब की बार सर जो लाइट है वो ग्लास से किस में जा रही है? एयर में। और जब अब की बार लाइट ग्लास से एयर में जाएगी तो सर अब की बार तो नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी। तो इस तरह से जो लाइट है इसका दो बार रिफ्रैक्शन होता है जब ये प्रिज्म से पास होती है। ठीक है बेटा, कितनी बार? दो बार प्रिज्म का क्या होता है? दो बार लाइट का रिफ्रैक्शन होता है जब प्रिज्म से पास होती है। एक बार एयर से डेंसर में जा रही है तो भाई साहब नॉर्मल के तरफ बेंड होगी, और एक बार डेंसर से रेयर में जा रही है तो इस बार क्या होगा सर? नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो यानी एक खास बात ये समझ में आती है कि जब भी कोई लाइट प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट, प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होती है तो भाई साहब वो कहां की तरफ बेंड हो जाती है? बेस की तरफ। रीजन आपको समझ में आ गया? क्योंकि सर एक बार एयर से डेंसर में जा रही है और दूसरी बार डेंसर से रेयर में जा रही है, बात खत्म। अच्छा, अब सर एक काम करते हैं, इस लाइन को हमने आगे की तरफ बढ़ाया और इस लाइन को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, तो यहां पर एक एंगल बन रहा है, इसको पॉइंट को डी नाम दे दो। इस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं बेटा डेल्टा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है सर? एंगल ऑफ डेविएशन ये बताता है, यहां समझो बिल्कुल आसानी तरीके से, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो बेटा, यहां समझना एक बात, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सर लाइट एक मीडियम से, है ना, ऐसे जा रही थी तो ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या करती है सर? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यहां एंगल आई बनता है सर, और जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो यहां एंगल आर हुआ। तो भाई साहब ये जो एंगल है, जितना एंगल कम हुआ है यही डेविएशन है। डेविएशन का मतलब है कि सर फर्स्ट वाले एंगल से कितना डेविएट हो गई। डेविएट मतलब कितना डिफ्लेक्ट हुई है। ये जो बचा हुआ एंगल रह गया ना बेटा, ये जो बचा हुआ एंगल रह गया है ना, ये जो बचा हुआ एंगल है इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अच्छा, ये बचा हुआ एंगल कैसे निकालोगे? अगर सर ये लाइट रिफ्लेक्ट ना होती तो ये पूरा का पूरा एंगल आई और आर दोनों बराबर होते, जैसे रिफ्लेक्शन में होते हैं, जितना आई थी उतना ही चली जाती। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन ये क्या होगी सर? अपने पास से डिफ्लेक्ट होगी तो आर केवल यहीं तक बना। बोलो हाँ या नहीं? तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये कैसे निकलता है सर?
आई माइनस आर को माइनस करके, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, कि कितना वो डेविएट हुई है। तो यही हमें बता रहा है कि सर इसको आगे बढ़ाएं, इसको पीछे हटाएं, तो ये दोनों लाइनें जहां पर कट करेंगी वहां पर बनेगा सर एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल ऑफ डेविएशन को हम कहते हैं बेटा डेल्टा। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा कि सर लाइट का कैसे रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म से। अच्छा, ये हमने पढ़ा कि सर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म निकाल रहे हैं हम, तो एक बार हम लोग इसका फॉर्मूला निकालते हैं कि कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से जनरेट होगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, इससे ज्यादा आसान तरीके से आपको कोई बता ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से ये बात याद रखना, एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकलता है। अब इधर आ जाओ सर, एक इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है सर ए पी ई क्यू, ए पी ई क्यू, ये क्वाड्रिलेटरल है सर। इसमें आपको पता है कि सर जो दो एंगलों का सम कितना होता है, आप बोलोगे सर जी 180 होता है, तो a प्लस ई इज इक्वल्स टू हो गया 180, ए ये वाला एंगल और ई ये वाला एंगल, सर इन दोनों का सम हो गया 180। अच्छा, एक और बात मैं बतानी भूल गया इसमें, यहां जो देखो बेटा, ये पॉइंट P है, यहां से क्या ये परपेंडिकुलर डाले हुए हम लोगों ने, है ना, तो यहाँ इंसिडेंट एंगल I बनेगा, यहाँ रिफ्रैक्टिव एंगल R बनेगा, यहां सर फिर से एक एंगल R डैश है और यहाँ इमरजेंट एंगल I डैश है। कौन सा है सर, इमरजेंट एंगल, की लाइट यहां से किस एंगल पर बाहर निकल रही है, तो इमरजेंट एंगल I डैश है। ठीक है, याद रखना जब भी लाइट जाती है तो सर इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल तो ये तो बनते ही बनते हैं। फिर सर एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल PEQ, PEQ में सर सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, है ना, सभी एंगल्स का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज ऑलवेज, है ना, इज ऑलवेज 180। सर सारे एंगलों का जो सम है वो भी 180 हो जाता है, तो सर R प्लस R डैश प्लस E, भाई यहां देखोगे PEQ, PEQ ये एक ट्राइंगल बन रहा है, R, R डैश और E तीनों का सम कितना हो गया 180, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो भाई इक्वेशन 1 और 2 से ये भी 180 ये भी 180, तो आप बोलोगे सर A प्लस E इक्वल्स टू हो गया R प्लस R डैश प्लस E, E से E कैंसिल हो गया तो सर R हो गया R प्लस R डैश, इक्वेशन नंबर 1। इतना लिख लीजिए इसको, ठीक है, बहुत आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, आप बोलोगे सर एंगल ऑफ डेविएशन तो अभी आपने बताया था डेल्टा इज इक्वल्स टू होता है आई माइनस आर। अब यहाँ एक ही बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, दो बार, आप बोलोगे सर दो बार हो रहा है, तो भाई साहब ये वाला तो पहली वाली का निकला ना, दूसरी वाली का कितना आएगा, आप बोलोगे सर आई डैश माइनस आर डैश, उन दोनों को भी क्या करना है, माइनस करना है, दोनों को ऐड कर दिया आपने, तो सर डेल्टा इज इक्वल्स टू आई माइनस आर, आई डैश माइनस आर डैश, डेल्टा इज इक्वल्स टू आप बोलोगे सर आई प्लस आई डैश को एक साथ लिख लो, यहां माइनस कॉमन लेकर आर प्लस आर डैश को एक साथ लिख लो, बहुत सिंपल। अब सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप क्या बोलोगे सर, आर प्लस आर डैश किसके इक्वल है, आप बोलोगे सर ए के इक्वल है, बहुत अच्छा। आपने बोला सर डेल्टा इज इक्वल्स टू ये हो गया आई प्लस आई डैश माइनस ए, ये भाई सब माइनस का है, इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश, ठीक है बेटा, आई प्लस में आई डैश, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं सर, इक्वेशन नंबर बना दी हमने सेकंड, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर हम कंडीशन लगाते हैं सर फॉर मिनिमम डेविएशन, कि अगर जो हमारा डेविएशन है बहुत ज्यादा कम हो, है ना, बहुत ज्यादा, ये जो डेविएशन है सर बहुत छोटा हो गया है, बहुत ज्यादा छोटा हो जाए सर, उस केस में डेल्टा डेल्टा नहीं रहेगा, डेल्टा एम हो जाएगा। और अगर एंगल ऑफ डेविएशन छोटा होगा तो सर यहां पर देखो आई और आर भी वैल्यू बहुत छोटी हो जाएंगी, आई डैश और आर डैश भी छोटा हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में सर हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि आई और आर डैश में कोई अंतर है, तो यानी आई इक्वल्स टू आई डैश हो जाएगा एंड आर इक्वल्स टू आर डैश हो जाएगा, ठीक है बेटा। यानी जब डेविएशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो हम इनमें अंतर ही नहीं कर पाएंगे सर कि आई और आई डैश में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, आई आई डैश के इक्वल हो जाएगा और आर आर डैश के इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएंगे। अच्छा जी ऐसा भी हो जाएगा, हाँ जी सर, उठा के रख दो इसमें, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट में रखा तो सर a इज इक्वल्स टू, भाई साहब आर डैश भी आर बन गया, अब तो सर 2r हो गया, सर r की वैल्यू a बाई 2 होगी, लो जी बहुत बढ़िया। अब सर सेकंड इक्वेशन में,
अब सेकंड इक्वेशन में आपने देखा तो सर आप क्या बोलोगे, डेल्टा एम प्लस ए, और सर ये तो आई प्लस आई हो गया, डेल्टा एम प्लस ए इज इक्वल्स टू 2i हो गया, ये हो जाएगा सर डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल्स टू आई हो गया। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, यही तो चाहिए था, आई और आर। अब लगा दो सर स्नेल्स लॉ। क्या लगा दोगे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है मेरे बच्चे, आप बोलोगे सर साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू में म्यू होता है सर। साइन आई की वैल्यू कितना है, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन सर साइन ए बाई टू। ये हो गया सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। बस इतना ही सॉल्यूशन करना है, इतना ही सॉल्यूशन करना है और आंसर आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं बेटे। अब आप बोलोगे सर जी 2 से 2 काट दूं, ए से ए काट दूं। गलती मत कर देना ऐसे कभी भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कभी आपने ऐसा देखा है कि सर साइन 60 अपॉन साइन 30 की साइन से साइन काट दूं, है ना। अभी मेरे से एक बच्चा पूछ भी रहा था सुबह वाली क्लास में कि सर साइन से साइन काट देता हूँ, 30 से 30 काट देता हूँ, आंसर 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। मैंने कहा ऐसे ही होता होगा, है ना। मैंने उसे बोला ऐसे ही होता होगा, बिल्कुल यही पढ़ा है अभी तक, ऐसे नहीं करना है ना। बिल्कुल ये अलग एंगल है, ये थीटा का वैल्यू है, ये इधर थीटा का वैल्यू है, तो इनको कट नहीं करना है, इतना ही आंसर आएगा, बात खत्म। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अच्छा जी, अब यहीं पर चलते हैं सर, है ना। ऊपर वाले को मैं रफ करता हूं, इसी का मैं 2 एक पार्ट निकाल देता हूं, आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, ये मैंने रफ कर दिया यहाँ पर, एक बात समझो। इतना आ गया सर, ठीक है जी, कोई बात नहीं। ये तो मिनिमम डेविएशन का था। अब एक कंडीशन आ जाएगी सर, फॉर थिन प्रिज्म। ये भूलना मत, मैं आपको जो लिखा रहा हूं, अगर प्रिज्म ही हमारा पतला हो जाए, छोटा सा हो जाए, है ना, छोटू दादा हो जाए, थिन प्रिज्म के लिए हो जाएगा। अब थिन प्रिज्म के लिए सर जो साइन आई था वो आई हो जाएगा, और जो साइन आर था वो सर आर हो जाएगा। अगर प्रिज्म बहुत ज्यादा पतला हो जाए, ये याद रखना, थिन हो जाए, इस कंडीशन में यहां रखो सर, जो साइन है वो साइन कैंसिल हो गए, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन ए बाई टू इज इक्वल्स टू में म्यू हो गया सर। अब कैंसिल कर सकते हो, लेकिन ए से अब भी कैंसिल नहीं होगा, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन में ए इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन 1। भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, आप बोलोगे सर डेल्टा एम प्लस ए इज इक्वल्स टू म्यू इंटू ए। इस भाई साहब को भी इधर ले आओ, ये यहाँ अच्छा शोभा नहीं दे रहा है, आप बोले सर उठाकर ले आओ, तो क्या दिक्कत है, ए बाहर ले लिया, म्यू माइनस 1 हो गया। ये कंडीशन है सर थिन प्रिज्म के लिए, और ये टोटल कंडीशन है। बोलो यहां तक क्लियर हुई बातें। अच्छा जी, अब ये बताओ कि सर न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाएंगे इनसे। चलो जी इस पर भी देख लेते हैं, तो लिखो न्यूमेरिकल नंबर 1। ठीक है, ठीक है भाई, हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है, म्यू इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ये तो सर टोटल प्रिज्म के लिए है, लेकिन अगर थिन प्रिज्म आ जाए, है ना, ये किसके लिए सर, मिनिमम डेविएशन, है ना, भूलना मत। ठीक है, एग्जामिनर ऐसे ही फंसाता है आप लोगों को, मिनिमम डेविएशन। ठीक है, मिनिमम डेविएशन के लिए सर म्यू ये है, और थिन प्रिज्म के लिए क्या है सर, थिन प्रिज्म के लिए अगर बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, थिन प्रिज्म की, तो सर हमारे पास था म्यू इज इक्वल्स टू सॉरी डेल्टा एम इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब देखो क्वेश्चन क्या देगा, अब ध्यान से समझना। आपको ये दे दिया सर प्रिज्म एंगल इज 60 एंड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, वो कितना है सर, वो आपको दे दिया 30। आपसे बोलेगा सर अगर उसने ये कहा है थिन प्रिज्म और फिर उसने ये कहा है मिनिमम डेविएशन, कोई एक बात है, तो ये दोनों ढंग से पढ़ना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। अब उसने बोला फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन प्रिज्म। अब थिन प्रिज्म वाला फॉर्मूला लगाओगे सर आप, है ना। थिन प्रिज्म के लिए क्या करोगे सर आप, थिन प्रिज्म के लिए सर डेल्टा एम कितना है 30, ठीक है, म्यू कितना सर फाइंड करना है, और ए कितना है सर 60। ये भाई साहब इधर आएगा 30 अपॉन 60 डिग्री में भाई साहब, ये ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। आप बोलोगे सर 1/2 और म्यू माइनस 1, इसको इधर लेके आओगे 1/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू म्यू, ये हो जाएगा सर 3/2 इज इक्वल्स टू म्यू। तो म्यू की वैल्यू सर सीधा सीधा कितनी आ गई 1.5 भाई साहब, कितनी आ गई 1.5। अच्छा कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां पर यहीं पे कह दे कि सर मिनिमम डेविएशन, है ना, थिन प्रिज्म ना कहकर मिनिमम डेविएशन कह दे, है ना, मिनिमम डेविएशन, तब क्या करोगे सर, म्यू इज इक्वल्स टू जाता है साइन डेल्टा एम कितना था सर 30, ए कितना था सर 60 बाई 2 अपॉन में सर से फिर साइन, और ये 60/2। आप बोलोगे सर म्यू इज इक्वल्स टू, ये हो गया सर साइन 90/2 और ये हो गया सर साइन 30। ठीक है, 90 से ये जाएगा सर म्यू इज इक्वल्स टू साइन 45 आ जाएगा भाई साहब,
अपॉन में साइन 30 आ जाएगा। देखो सिंपल सी बात है सर, साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, दोनों में अंतर भी आएगा। साइन 45 होता है सर 1/√2, साइन 30 होता है सर 1/2। ये 2 जनाब ऊपर जाएंगे और √2 जनाब नीचे आ जाएंगे। ये भाई साहब √2 और √2 की मल्टीप्लाई कर दो आप, तो इस तरह से जो हमारा है 2√2 अपॉन में 2 आ जाएगा। 2 से इसे कैंसिल कर दो सर √2, है ना। √2 की वैल्यू कितनी होती है आप सबको पता है सर 1.414। तो अंतर दिख रहा है आपको, अगर थिन प्रिज्म ले रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीधा सीधा 1.5 आ रहा है और इसके लिए सर 1.414 आ रहा है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना मेरे बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि रिफ्रैक्शन के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मुझे ये बताओ कितने बच्चों ने डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ा है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जल्दी बताओ कितने सारे बच्चों ने डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ा है। ठीक है जल्दी बता दो एक बार फटाफट से, सभी ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, मैं तब तक इधर वाला रफ कर लेता हूं, जल्दी बताओ फटाफट से। ठीक है कितने बच्चों ने पढ़ा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। भैया आप सब जानते हैं लेकिन आप बता नहीं रहे, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आप टेंशन मत लिया करो। मैंने ये बोला कि सर जैसे एक प्रिज्म होता है और इस प्रिज्म से सर व्हाइट लाइट पास होती है, कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट, तो सर ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। कितने कलर्स में डिवाइड हो जाती है, 7 कलर्स में। ठीक है इसमें जो 7 कलर्स है, सबसे पहले होता है विबज्योर, ऐसे लिख लो VIBGY। ठीक है मेरा G और Y सेम बन गया, O और R, इस तरह से विबज्योर 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब ये तो होगी सर 10th की चीज, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी 10th में सर, है ना। तो आप ये ध्यान रखो सर, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि सर जैसे ही व्हाइट लाइट को आप क्या काम करते हो बेटा, किसी प्रिज्म से पास करते हो तो वो क्या हो जाती है सर, वो डेविएट हो जाती है। कितने कलर में डिवाइड हो जाती है सर, वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। बाकी किसी लाइट के भी साथ हो सकता है, नहीं सर, डेविएट तो सारी होंगी, है ना, डेविएट तो सारी होंगी लेकिन डिस्पर्स नहीं होंगी। डिस्पर्स मतलब बाकी और अलग अलग कलर्स की लाइट को आप डालने लगो तो वो फिर 7 कलर में डिवाइड नहीं होगी, ओनली व्हाइट लाइट के साथ ही डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। ठीक है ध्यान रखना। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप इसको जर्नल अपने कोई प्रिज्म वगैरह हो तो उस पर देख सकते हैं, या आसानी से बन जाएगी। ठीक है टेंशन मत लो। अब मैंने ये कहा कि बेटा अगर इसके आगे कोई ऐसे रिवर्स प्रिज्म लगा दे तो सर ये सातों लाइट मिलकर फिर से, ठीक है, सातों लाइट मिलकर फिर से कंबाइन होकर क्या बनाएंगी सर, एक ही लाइट बनाएंगी। वो लाइट का नाम क्या होगा सर, व्हाइट लाइट, है ना, सारी की सारी मिलके व्हाइट लाइट फिर से बना देंगी। अगर आपने ऐसे उल्टा प्रिज्म इसके सामने रख दिया तो फिर से क्या बनाएंगी, व्हाइट लाइट बना देंगी। ठीक है ओके जी, यहां तक बात समझ में आ गई सर, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो मैंने बोला भाई लाइट जो है क्या हो रही है सर, डेविएट हो रही है। सबसे ज्यादा डेविएट कौन हो रही है सर, वायोलेट। सबसे कम कौन हो रही है सर, रेड कलर, है ना। तो इसलिए आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें होता है, सबसे ज्यादा डेविएशन सर आप बोलोगे वायोलेट में हो रहा है। ठीक है वायोलेट में हो रहा है। और सबसे मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन किसमें हो रहा है, आप बोलोगे सर मिनिमम डेविएशन हो रहा है रेड में। सबसे ज्यादा डेविएशन वायोलेट में और सबसे मिनिमम रेड में। ठीक है सर, अब इनका जो डेविएशन है क्या मैं उसको डेल्टा वी लिख सकता हूं, इसका जो डेविएशन है क्या मैं उसको डेल्टा आर लिख सकता हूं। डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन अभी आपने पढ़ा था। तो भाई साहब अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालूं डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो ये सर आ जाता है थीटा। इसको कहते हैं एंगुलर, ठीक है, इसको कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है ध्यान रखना। देखो ये है अब 12th की क्लास, यानी कि सर द डिफरेंस, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा तो आप लिख देना सर द डिफरेंस, है ना, द डिफरेंस बिटवीन किस किस में सर, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायोलेट कलर, ठीक है जी, वायोलेट कलर एंड रेड कलर, ठीक है जी, वायोलेट कलर एंड रेड कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन है उनका जो डिफरेंस होता है इज नोन एज द एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, इसको हम एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं, डिनोटेड बाय थीटा। याद रखिए एंगुलर डिस्पर्जन को हिंदी में क्या कहते हैं सर, कोणीय परिक्षेपण कहते हैं, या कोणीय वर्ण विक्षेपण भी कह सकते हैं। कोणीय परिक्षेपण या कोणीय वर्ण विक्षेपण दोनों सेम बात है, याद रखना कि यानी डेल्टा वी और डेल्टा, यानी वायोलेट कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन है और रेड कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन, याद रखना। अच्छा चलो जी ठीक है सर, आपने बता दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सर एक बात बताओ, हमने डेल्टा एम बराबर अभी पढ़ा था म्यू म्यू -1 इंटू ए,
हाँ सर ये तो पढ़ा था, किसके लिए, थिन प्रिज्म के लिए। हाँ जी कोई बात नहीं, फिर क्या करें सर, डेल्टा वी की वैल्यू निकाल लो सर, म्यू वी माइनस वन इंटू ए, डेल्टा आर कितना हो जाएगा सर, म्यू आर माइनस वन इंटू ए। यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे भाई साहब आप, यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो सर थीटा कितना आ जाएगा, अभी देखो डेल्टा वी कितना है सर, म्यू वी माइनस वन इंटू ए, म्यू आर माइनस वन इंटू ए इज इक्वल्स टू में सर कितना हो गया थीटा। ये सर ए कॉमन ले लो भाई साहब, म्यू वी माइनस वन माइनस म्यू आर प्लस वन इज इक्वल्स टू थीटा। आप बोलोगे सर वन से वन कैंसिल हो गया तो ये हो गया म्यू वी माइनस म्यू आर इज इक्वल्स टू में थीटा। ये सर एक और रिलेशन आ गया जी, बस जी। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी समझ लो। आपसे पहला दे दिया सर, क्वेश्चन नंबर वन भी लिख लो भाई साहब, आपको दे दिया सर प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल सर, अब देखो मिनी थिन प्रिज्म है तो प्रिज्म एंगल बड़ा भी नहीं होगा, आपसे कह दिया सर प्रिज्म एंगल इज 5 डिग्री, है ना, प्रिज्म एंगल क्या है 5 डिग्री। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायोलेट कलर वो सर 1.65 है, और सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर वो सर 1.61 है। तो आपसे पूछेगा सर एंगुलर डिस्पर्जन फाइंड करो कितना होगा, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सर एंगुलर डिस्पर्जन कितना होगा। याद रखना क्या देगा सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, सीधा सीधा डेल्टा नहीं देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ताकि बच्चों को ये फॉर्मूला याद ना रहे। पर हम भी चालाक है, हम भी ऐसा ही पढ़ेंगे सर कि वो कुछ भी दे दे हम करके आएंगे पेपर में, है ना, धुआं उठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, टेंशन मत लो सर। प्रिज्म एंगल कितना भाई साहब 5 बता दिया सर ने, म्यू वी कितना सर 1.65 है, ये कितना सर 1.61 बता दिया सर ने, इज इक्वल्स टू थीटा हो गया। आप बोलोगे सर थीटा भाई साहब को इधर ले आते हैं, 5 इज इक्वल्स टू, इसमें से घटाओ, आप बोलोगे सर 0.04 बचा, भाई साहब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, सर 0.2 आ गया आंसर। कितना आ गया 0.2। बोलो करके आओगे कि नहीं, हाँ जी। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर और कैसे दे दे, आपसे एक कह दे सर एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर, रेड सॉरी वायोलेट कलर, वायोलेट कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन है सर जी वो 3 डिग्री है, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर सर वो 1 डिग्री है, तो थीटा कितना होगा, तब तो बहुत बल्ले ही बल्ले है सर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर हो गया, तो सर थीटा वी 3 माइनस 1, तो थीटा की वैल्यू सर सीधा सीधा 2 आ गई। कैसे भी दे सकता है आप टेंशन मत लो, ठीक है, कितनी आ गई सर, फिर भी थीटा की वैल्यू 2 आ गई है। तो चाहे वो एंगल ऑफ डेविएशन दे दे, चाहे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे, आप सारे धुआं उड़ा देना, ठीक है, सारा धुआं उड़ा देना, पेपर में राइट डाउन कर लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, फटाफट से स्क्रीनशॉट। तो चलो मेरे बच्चों अब इसका हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, किसका, प्रिज्म का, ठीक है। अब प्रिज्म में लास्ट पार्ट है सर एंगुलर डिस्पर्सिव पावर। क्या होता है सर, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर। अब ये एंगुलर डिस्पर्सिव पावर क्या बेटा, तो आप बोलोगे सर जो एंगुलर डिस्पर्सिव पावर है, जैसे सर ये क्या काम कर रहा है, इधर देखो ये प्रिज्म है सर, व्हाइट लाइट पास गई तो ये सर 7 कलर्स में इसको डिवाइड कर दे रहा है, कितने कलर्स में, 7 कलर्स में, वी आई बी जी, और एक और लाइट पास कर लो, जी वाई ओ आर, इस तरह से सर ये 7 कलर में इसको डिवाइड कर रहा है। तो सर एंगुलर डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं बेटा, तो आप ऐसे समझो कि सर थीटा अपॉन डेल्टा भाई। अच्छा ये क्या है सर, ये बता रहा है कि भाई साहब कि सर ओमेगा जो पावर है ये प्रिज्म का होता है सर, कि हमारा जो ये प्रिज्म है कितना पावरफुल डेविएट कर रहा है ना, तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं सर, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ किस किस का सर, ये क्या था सर, एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है, अब एंगुलर डिस्पर्जन किस में होता है सर, वायोलेट और रेड कलर में होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ मिड कलर, मिड ही होता है ये, मिड ही लेते हैं इसको, मिड कलर येलो कलर, या येलो ले लो, ठीक है। तो ये क्या होता है सर, ये रेशियो है एंगुलर डिस्पर्जन का, जो कि हम थीटा कह रहे हैं, एंड एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ मिड कलर येलो, येलो कलर का जो सर एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ठीक है, इनका मिडल वाला कलर लेते हैं हम लोग, मिड कलर हम लोग येलो को मानते हैं, याद रखिएगा, येलो को मिड कलर मानते हैं, क्योंकि वायोलेट इंडिगो दोनों को मिलाकर सर एक ही कलर बनता है, ठीक है, इस तरह से। तो इन सबको आप क्या कह रहे हैं सर, इनका जो मिडल कलर है येलो, उनका जो क्या होता है रेशियो होता है, उसको हम क्या कह रहे हैं सर, एंगल ऑफ डेविएशन कह रहे हैं। ये एंगल ऑफ सॉरी
डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। और ये डिस्पर्सिव पावर किसकी होती है सर? ये होती है प्रिज्म की। तो प्रिज्म सर ये बताना चाह रहा है, ये जो एंगुलर डिस्पर्सिव पावर है वो ये बता रही है कि कितना पावरफुल हमारा जो प्रिज्म है वो कितना हाईली क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है किसको सर? मिडिल कलर येलो से कितना ज्यादा डेविएट कर रहा है किसको? रेड और वायलेट कलर को कितना ज्यादा फैला रहा है। ये मिडिल कलर हो गया, इससे कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है किसको? रेड और येलो और रेड और वायलेट कलर को। तो ये कौन डिफाइन करता है? एंगुलर डिस्पर्सिव पावर। अब जितना पावरफुल प्रिज्म होगा उतना ही ज्यादा डेविएट करेगा, और जितना कम होगा सर उतना ही कम डेविएट करेगा। तो सर ये एंगुलर डिस्पर्सिव पावर होती किसकी है? अब बोलोगे सर प्रिज्म की होती है। क्या लिखते हैं सर? ये रेशियो होता है किसका? एंगुलर डिस्पर्जन थीटा और येलो कलर का जो डेविएशन है इसका। ठीक है जी, कोई बात नहीं सर। थीटा की वैल्यू अभी सर आपने बताई थी, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे सर ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू था म्यू, ठीक है, म्यू को बाहर ले लेता हूं, ए म्यू वी माइनस वन माइनस ए म्यू आर माइनस वन अपॉन में सर ए म्यू वाई माइनस वन। अच्छा, इनको तो अभी सॉल्व करके सर आपने कुछ लिखा था, ए क्या लिखा था सर? म्यू वी माइनस म्यू आर, बाकी सारे कट गए थे, अपॉन ए म्यू वाई माइनस वन। ए से ए कैंसिल हो गया सर, ओमेगा इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में सर म्यू वाई माइनस वन। तो यहां से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा आपको किस किस का सर? वायोलेट, रेड और येलो कलर का। और फिर क्या पूछेगा सर? इसकी एंगुलर डिस्पर्सिव पावर पूछेगा। तो यहां से आपको क्वेश्चन अपनी बुक से लगाने हैं, और अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मुझे कमेंट में ड्रॉप करना है, ठीक है? इसके क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूं, याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा किस किस का? वायोलेट कलर का, रेड कलर का और येलो कलर का, आपकी बुक में होगा, ठीक है? कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जरूर होगा, तो उसका डिस्पर्सिव पावर आप मुझे निकाल के बताना। अब हम चलते हैं किस पर? नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चे जल्दी फटाफट से, अगर आपको अभी तक मजा आ रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही है, तो भाई एक काम करो, जल्दी से फटाफट जाओ और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ठोको। इतनी मेहनत के लिए तो इतना बनता है ना? 3 से 4 दिन हो गए यार आपके लगे लगे, और कितना बेहतरीन क्वेश्चन मैं कॉन्सेप्ट उठाकर लेकर आ रहा हूं कि क्या क्या आपको सीबीएसई दे सकती है। तो फटाफट से इतना तो बनता है कि आप लोग सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है भैया? अब हम चलते हैं किसकी तरफ? नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी फाइनल फेज ऑफ द चैप्टर, और चैप्टर का फाइनल फेज है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो यहां पर लिखा हुआ भी है कि दीज आर द डिवाइसेस which are used to see the micro and far distant object clearly। यानी एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं सर जो छोटी से छोटी और दूर रखी ऑब्जेक्ट का एक लार्ज इमेज बनाते हैं, ठीक है? जो छोटी से छोटी इमेज, जो माइक्रो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, उनका हमें क्या दिखाती है? क्लियर इमेज दिखाती है। दूसरा सर फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जैसे आप अर्थ पर बैठे बैठे किसका स्टडी कर रहे हो सर? मून का स्टडी कर रहे हो आप लोग, और अर्थ पर बैठे बैठे सर आप स्टार का स्टडी कर रहे हो। तो ये सारी स्टडी किसकी वजह से पॉसिबल है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से, ठीक है जी? तो ऐसे डिवाइसेस का क्या नाम है सर? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नाम होता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि यार ये कितने टाइप के होते हैं, कि कौन कौन सी स्टडी हम करने वाले हैं। तो बेटा पहला होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और तीसरा है सर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है बेटा, ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है सर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है? इनके बारे में भी स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें कि भैया ये क्यों ऐसा काम कर रहा है। तो ये होता है सर एंगल ऑफ विजन की वजह से। किसकी वजह से? एंगल ऑफ विजन। एंगल ऑफ विजन क्या है सर? इसको पहले लिख देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सर द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है? जो एंगल है ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है? द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन अवर आईज, ऑन अवर आईज, कि यानी जो ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, जैसे मेरे ऊपर ये पंखा लगा है तो मैं पंखे को देख रहा हूं अपनी आंखों पर, तो ये भाई पंखा मेरी आंखों पर एक एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। कितना एंगल बना रहा है? वो मेरा हो गया एंगल ऑफ विजन। क्या हो जाता है? वो मेरा एंगल ऑफ विजन हो जाता है। ध्यान से सुनते रहना, क्या होता है बेटा? वो एंगल ऑफ विजन होता है। अब ऐसे ही जितना एंगल ऑफ विजन बड़ा होगा उतना ही क्या बनेगा? इमेज क्लियर बनेगा, और जितना एंगल ऑफ विजन कम होगा उतना एंगल ऑफ इमेज आपका क्या होगा? छोटा होगा। ये बात ध्यान से सुनना आप सारी चीजें। तो मैंने बताया बेटा, आप लोग जैसे देखो, ये मेरा हाथ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं जैसे इस हाथ को पास में लेकर आता हूं तो आप बोलोगे सर जी
ये जो आपका हाथ तो थोड़ा क्या हो गया, मोटा लिखने लगा है। इसके वजह से क्या है, क्योंकि सर एंगल ऑफ विजन बढ़ गया। जैसे मैं पास लेकर आया, एंगल ऑफ विजन बढ़ गया। आप ऐसे करो कि आपके पास में हाथ है, हाथ को आप ऐसे देख रहे हो तो बेटा क्या हो रहा है, आपका एंगल ऑफ विजन बढ़ जाता है, तो आपको बड़ा हाथ दिखाई देगा। तो सारा खेल क्या है, एंगल ऑफ विजन का है। तो ये जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये भाई साहब क्या करते हैं, ये एंगल ऑफ विजन को इंक्रीज कर देते हैं। एंगल ऑफ विजन इंक्रीज हो जाएगा तो सर हमारा क्या हो जाएगा, फटाफट से इमेज बड़ी दिखाई देगी, क्लियर दिखाई देगी। अब ये एंगल ऑफ विजन किस पर डिपेंड करता है, तो सर एक चीज होती है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर किसकी मैग्नीफाइंग पावर है सर जी, ये आप बोलोगे सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो भाई मैग्नीफाइंग पावर इज डिनोटेड बाय एम, और एम होता है सर बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अपॉन अल्फा क्या है सर, एंगल ऑफ विजन, है ना, एंगल ऑफ विजन, ठीक है, ऑन अवर आईज, ऑन अवर आईज, ऑन अवर आईज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट हमारी आई पर जो इमेज बनाता है, जो एंगल बनाता है वो बीटा हो गया। दूसरा है सर एंगल ऑफ इमेज, एंगल ऑफ विजन सेम, फॉर्म्ड बाय द, फॉर्म्ड बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कितना बनाता है, जो कि लेस लीस्ट एलडीडीवी होता है, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर रखा होना चाहिए ऑब्जेक्ट। यानी सीधी सीधी बात है सर, एम जो होता है हमारे पास में क्या है बेटा, बीटा अपॉन अल्फा, यानी एंगल ऑफ विजन फॉर्म्ड ऑन अवर आईज बाय द ऑब्जेक्ट। सीधा सीधा ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो जो इतना एंगल बना रहे हैं। फिर सर एंगल ऑफ विजन फॉर्म्ड बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तो कितना एंगल बनता है, ये हो जाता है हमारे पास में बीटा अपॉन अल्फा। अब मैं कह रहा हूं सर बीटा और अल्फा बहुत ज्यादा छोटे 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 हैं, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलो अब हम सबसे पहले स्टडी करते हैं किसकी, सिंपल माइक्रोस्कोप। लेट्स स्टार्ट। तो चलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप पर, कि सिंपल माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है। जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया था बेटे, सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस होता है ओनली। अब ठीक है, तो भाई साहब यहां बना लो आप सिंपल माइक्रोस्कोप, ये हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप, ये लो जी, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। मैंने बोला कॉन्वेक्स लेंस ही क्या है आपका, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। सर यहाँ पर क्या है, इसकी फोकल लेंथ है, यहाँ भी क्या है सर, इसकी फोकल लेंथ है। अब ऑब्जेक्ट जो है सर, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो होता है, ये फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है सर, आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट हमेशा फोकल लेंथ और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बीच में कहीं रखा जाता है, ये हो गया। अब यहां से एक लाइट पास होगी सर, पास होके बाद कहां से पास होगी सर, वो फोकस से। फोकस यहां बना लो आप इसको, ठीक है भाई, मैं मार्कर यूज कर रहा हूं इसलिए आप बना लो यहाँ पर, ठीक है। और एक कहां से जाती है सर, एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। अब ये आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं सर, अगर मैं इनको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाऊं, ठीक है, थोड़ा सा सीधा ही बढ़ा रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आए, और इसको भी बढ़ जा भाई, सीधा सीधा चलो ऐसे बना लो, ठीक है। इसको बढ़ाते हैं और फिर इसको बढ़ाते हैं, तो ये दोनों कहीं जाकर मिलते हैं, ठीक है। पहले हमने इसको और इन दोनों को इंक्रीज किया तो कहीं जाकर मिलेंगे, और जहां भी जाकर मिलेंगे सर इनका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये ऑब्जेक्ट थी सर ए और बी, इसका जो इमेज बन गया सर वो ए डैश और बी डैश पर जाकर बन गया, ठीक है। समझिए बेटा इतना, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि मार्कर से यूज कर रहा हूं इसलिए थोड़ा डायग्राम इधर उधर हो सकता है, बट याद रखना चीजें ऐसे ही होंगी, ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है बच्चे, तो ये ए बी ऑब्जेक्ट है और इमेज कहाँ बन रहा है, ए डैश और बी डैश पर बन रहा है। तो ठीक है सर, कोई बात नहीं, समझ में आ गई चीजें। अच्छा देखो, अब ये जो चीज है सर, ये जो बन रहा है यहाँ पर एंगल, ये हो गया भाई बीटा एंगल। कितना हो गया सर, बीटा। और सर यहाँ पर देखो कि ऐसे मान लो कि जो हमारी इमेज है वो वहां जाकर नहीं यहाँ पर बन रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है लीस्ट डिस्टेंस पर। कितना डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस पर रखा होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है ना, इसको मान लेते हैं ए डैश, ए डैश तो ऊपर मान चुके हैं, इसको ले लेते हैं ए डबल डैश और बी डैश। अब यहां से एक एंगल बन रहा होगा भाई साहब, है ना, यहां से एक एंगल बन रहा है किस पर सर, यहां से एंगल बनेगा किस पर, इस ऑप्टिकल सेंटर पर। ये वाला जो एंगल है सर, ये वाला जो एंगल है ये बीटा है, टोटल एंगल जो ऊपर से है ये बीटा है, और जो छोटा सा एंगल यहाँ बन रहा है ये कौन सा है, अल्फा है। अब मैंने आपको बताया था सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है इस पर, ये कौन सा सर, अल्फा, और ये जो टोटल एंगल बन रहा है जहां तक पूरी इमेज दिखाई दे रही है वो है सर बीटा। मैंने बताया था मैग्नीफाइंग जो पावर होती है,
ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर जो होती है भैया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, वो मैंने बोला था सर m इज इक्वल्स टू होती है बीटा अपॉन अल्फा। अब बोलोगे हाँ जी सर यही बताया था। और इसके बाद मैंने आपको बोला था कि भाई ये जो m है आपके पास में, ये टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा ऐसे हो जाएगा, है ना। बीटा बीटा नहीं है, टेन बीटा है, अल्फा अल्फा नहीं है, टेन अल्फा है, सीधी सीधी बात है। अब एक बात मुझे बताओ, टेन बीटा क्या होगा? आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। भाई बीटा कहां से बन रहा है सर? ये पूरा एंगल बन रहा है बीटा, है ना। तो बीटा पूरा एंगल बन रहा है, तो आप बोलोगे सर ये वाला ट्राइंगल देखो, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में देखो सर। तो भाई साहब परपेंडिकुलर कितना? आप बोलोगे सर ए बी, और बेस कितना है? बी से ओ, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर टेन अल्फा है, टेन अल्फा कितना हो जाएगा सर? ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये बताओ कि भैया अल्फा कहां बन रहा है? आप बोलोगे सर ये छोटा सा जो एंगल है, ठीक है, इस वाले पेन से बना देता हूं तो आपको दिखो, ये जो लाइन आ रही थी, ये वाली लाइन, ये छोटू 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 छोटू, यहाँ जो एंगल बन रहा है ये अल्फा है। अब अल्फा के सामने क्या है? आप बोलोगे सर जी अल्फा के सामने है ए डबल डैश अपॉन बी डैश, सॉरी ए डबल डैश बी डैश, और अपॉन में कितना भाई साहब? आप बोलोगे सर बी डैश ओ। कितना है? बी डैश ओ। यहां तो कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं। अच्छा एक बात मुझे बताओ भाई, ये और ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ऐसे मिला दूंगा तो पैरेलल, तो आप बोलोगे सर जी जो ए डबल डैश और बी डैश है वो किसके इक्वल है? आप बोलोगे सर ए बी के इक्वल है। अच्छा तो यहां भी पुट कर दूं तो टेन अल्फा की वैल्यू आ गई सर जी ए बी अपॉन में बी डैश हो, ठीक। कोई दिक्कत? कुछ भी ऐसी समस्या परेशानी आपको आएगी नहीं, ये गारंटी है, सारी बातें समझ में आएंगी। आप बोलोगे सर m इज इक्वल्स टू, तो टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा होता है, बिल्कुल जी, टेन बीटा रख दो। टेन बीटा कितना था भाई? ए बी अपॉन में बी ओ। अल्फा कितना था? आप बोलोगे सर ए बी अपॉन में बी डैश हो। अच्छा आप भैया यहाँ वो कितने टर्म बन गए? चार। चौथा टर्म कहाँ जाता है? ऊपर। तो आप बोलोगे सर ए बी अपॉन में बी ओ इंटू, ऐसे कर लो, ये बी डैश ओ अपॉन में ए बी। ये जनाब इस जनाब से कट गया, कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल्स टू आ गया सर बी डैश ओ अपॉन में बी ओ, ठीक है, बी डैश ओ अपॉन में बी ओ। वेरी गुड, कोई समस्या ही नहीं है सर जी। m इज इक्वल्स टू सीधा सीधा हो गया, m इज इक्वल्स टू हुआ आपके पास में बी डैश ओ अपॉन बी ओ, ठीक। अच्छा बी डैश ओ क्या है सर? बी डैश ओ क्या है? जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर ये तो लीस्ट डिस्टेंस है जिस पर ऑब्जेक्ट रखा था, तो m इज इक्वल्स टू हो गया बी डैश ओ, यानी कितना होता है? ये d होता है। और बी ओ क्या भैया? जल्दी बता दो एक बार मुझे, बी ओ क्या है सर? बी ओ सर जहां पर इमेज बन रही है ना, क्या बन रही है सर? इमेज बन रही है। बी डैश ओ कितना हो गया? डी हो गया। और बी ओ क्या था सर? ऑब्जेक्ट रखा था, तो यू हो गया भाई साहब। ये कितना हो गया सर जी? यू हो गया। तो m इज इक्वल टू सीधा सीधा आ गया डी अपॉन में यू। कितना आ गया बेटा? डी अपॉन में यू। इतना इसका क्या होता है? आप बोलोगे सर जी अब देखो दोनों डिस्टेंस क्या है इसके, किधर है? लेफ्ट साइड में, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, कैंसिल हो जाएगा। m बराबर हो गया डी अपॉन में यू, डी अपॉन में यू, ठीक है जी। ये हो गया सर टोटल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द, टोटल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसकी दो कंडीशन होती है। पहली, अगर इमेज कहां बन रही हो? इन्फिनिटी पर बन रही हो। इन्फिनिटी पर बन रही है तो सर सीधी सीधी बात है, क्या हो जाएगा? वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। यू किस में रहता है? आप बोलोगे सर माइनस में रहता है, तो वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू हो गया, ठीक है। v हो गया आपका इन्फिनिटी, v इन्फिनिटी हो गया, तो वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल प्लस में वन अपॉन यू, ये भाई जीरो हो जाएगा, तो u इज इक्वल्स टू एफ आ जाएगा। u इज इक्वल्स टू एफ यहां रख दो, तो सर m हमारा आ गया सीधा सीधा d अपॉन में f। सिंपल सिंपल सी बात है। फर्स्ट कंडीशन कि अगर इमेज कहां बनती है? इन्फिनिटी पर बनती है तो। अच्छा दूसरा हो गया सर, इफ द इमेज, ठीक है, इफ द इमेज इज एट, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस d, अगर हमारी इमेज लीस्ट डिस्टेंस d पर बनती है तब क्या होगा? सिंपल सी बात है, मजा आने वाला है आप लोगों को, और मजा आ भी रहा होगा, इतनी गारंटी है। अच्छा तो फिर से लेंस फॉर्मूला, वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। वन अपॉन एफ बराबर इन्फिनिटी यानी d हो जाएगा आपकी बार माइनस वन अपॉन यू, ठीक है जी, d हो जाएगा। अब d बनेगा कहां की तरफ है सर? इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ बन रहा है सर इमेज। फटाफट से किधर सर? बैक साइड में बन रहा है इमेज, तो कैसे होगा? ठीक है जी, लेफ्ट साइड बन रहा है इमेज, तो ये हो जाएगा माइनस, यू भी किस में होता है? माइनस में, तो वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन में कितना हो गया? यू हो गया भाई साहब, सीधा सीधा। अच्छा जी अब क्या करें इसमें?
अब इसमें क्या करना है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है सर, यहाँ कितना आया था, डी अपॉन यू की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ डी अपॉन यू बनाना पड़ेगा। डी अपॉन यू बनाने के लिए मैंने क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग बाई, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई डी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी अपॉन एफ माइनस डी अपॉन डी प्लस डी अपॉन में यू। ये कैंसिल हो गया सर, डी अपॉन में एफ माइनस 1 प्लस डी अपॉन यू, ये इधर आ जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ इज इक्वल्स टू डी अपॉन यू। ये हो गया भाई साहब क्लियर इसका, ठीक है, डी अपॉन यू की वैल्यू इतना हो गया। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, इतनी समझ में आ गई हमें बात कि इतना हो जाता है ये। अब इसे उठाकर यहाँ रख दो, तो m इज इक्वल्स टू कितना हो गया, आप बोलोगे सर जी d अपॉन यू की वैल्यू होगी 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो ये दो कंडीशन होती है, जब इमेज कहाँ रखा हो इंफिनिटी पर, तो सर ये कंडीशन आ जाती है, मैग्नीफाइंग पावर ये आ जाती है, और जब इमेज हमारा लीस्ट डिस्टेंस पर बने तो सर मैग्नीफाइंग पावर ये आ जाती है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और मजेदार भी लगी होंगी। तो फटाफट से एक काम करना कि शेयर करना सभी बच्चों को। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, किसकी तरफ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। किसकी तरफ चलते हैं बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, हुज नेम इज दिस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ना। आसानी से समझेंगे, इसका डायग्राम समझेंगे, फिर इसका लीनियर मैग्निफिकेशन समझेंगे। तो बेटा ये कॉम्बिनेशन होता है टू कॉन्वेक्स लेंसेज का, है ना, दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं इसमें, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। इसमें सर एक का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कम है, और एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। अब जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है उसको हम कहते हैं आईपीस लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है कि सर उस लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा होगा, और आईपीस लेंस का मतलब क्या है कि सर वहां पर इमेज बन रही होगी। अब इसको समझो कैसे इसका फॉर्मेशन होता है ना। देखो थोड़ा डायग्राम इधर उधर हो जाए तो चलेगा, क्योंकि मेरे पास मार्कर है, मार्कर से मैं बना रहा हूँ, ठीक है, आप समझ में बस इस चीज को मैं होने नहीं दूंगा, वैसे कोशिश पूरी करूंगा कि आपकी सारी बातें समझ में आए, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है सर, ठीक है, बना लो इस तरह। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस बनाना, और यहाँ कहीं सर हमें क्या रखना है, ये देखो इसका फोकल लेंथ हो गया, इससे पीछे हमें थोड़ा सा क्या रखना है, एक ऑब्जेक्ट रखना है ए और बी। यहां से सर लाइट रे पास होगी, तो ये कहां से पास जाएगी सर, आप बोलोगे सर जी इसके फोकस से पास होकर जाएगी। ये सर क्या इसका, ये सर क्या ऑप्टिकल सेंटर है, एक लाइट रे यहां से पास होगी, और ये दोनों लाइट रे जहां भी मिलेंगी, ठीक है, जहां भी मिलती है वहां क्या बनेगी सर जी, इसका इमेज बनेगा। आप बोलोगे सर ए डैश और बी डैश। आपको नजर भी आ रहा है कि सर ए डैश बी डैश की जो लेंथ है इससे थोड़ा सा बड़ी है, ठीक है जी, हाँ जी, कोई बात नहीं है सर, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आप बोलोगे सर यू नॉट है। यू नॉट क्यों है सर, यू नॉट क्यों है सर, क्योंकि बेटा यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्ट रखा है तो यू नॉट है। यहां पर क्या है सर, फोकस है, तो ये एफ नॉट हो गया भाई साहब, ठीक है, एफ है यहाँ पर, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी सर, इमेज बन रही है तो वी नॉट होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी सर जी वी नॉट, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी एफ नॉट, ठीक है, उसको अभी लिखेंगे नहीं, छोड़ दो इसको, रहने दो यहीं पर, वी नॉट समझो यहाँ इमेज बन रही है। अब जहां भी इमेज बन रही है, अब ये जो इमेज है सर ध्यान से सुनना, यहां हो गया हमारे पास में आई पीस लेंस। कौन सा हो गया भैया, आई पीस लेंस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको नजर आ रहा है ज्यादा है, ठीक है सर। अब यहां से क्या होगी, ये जो इमेज बन रही है इस आई पीस लेंस के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना, आई पीस लेंस के लिए किसका काम करेगी सर, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इसका काम करेगी ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर क्या है सर, इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। एक बात आप समझो कि यहां से लाइट रे जाएगी और किस से पास होकर जाएगी, आप बोलोगे सर फोकस से, एफ। एक लाइट रे कहां से पास होकर जाएगी सर, इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जाएगी। इन दोनों को अगर पीछे की तरफ कहीं बढ़ाए तो जहां भी इन ये को बढ़ाते जाएंगे, जहां भी इनका इमेज बनेगा इस तरह से, कहीं इनका पीछे की तरफ इमेज बनेगा ए डबल डैश और बी डबल डैश इमेज बनेगा। जब हम इनको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो सर इमेज कहां बनेगा, ए डबल डैश और बी डबल डैश कहीं पर जाकर बनेगा। तो ये हमारा क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। बोलो समझ में आई बातें, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है आप सबको। मैंने कहा कि सर सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्टिव लेंस के पास रखते हैं। ये जो लेंस है ये कौन सा सर जी, आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसके पास रखेंगे। सबसे पहले एक लाइट रे पास होगी, फोकस से होकर जाएगी, फिर सर एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। ये दोनों जहां पर भी मिलेंगे वहां पर इमेज बनेगी। इमेज जो बनेगी सर इसके लिए, आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यहां से लाइट रे पास होगी, पहले फोकस से फिर ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों जहां पर भी मिलेंगी वहां पर इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। बात खत्म हो गई, ठीक है, इतना आपको समझना है बस। तो ये होता है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस तरह से इसमें देखो कितनी छोटी इमेज का कितना बड़ा, कितनी छोटी ऑब्जेक्ट का कितना बड़ा इमेज बन रहा है। तो
तो यही है बस। अब हम चलते हैं सर इसकी मैग्नीफाइंग पावर पर। तो सीधी सीधी बात है, मैग्नीफाइंग पावर मैंने आपको बताई हुई है, करना कुछ है नहीं सर। m बराबर होता है कितना, tan बीटा अपॉन tan अल्फा, है ना, इसमें कोई शक है ही नहीं। अब बीटा कहां बनेगा सर, बीटा बनेगा यहां पर, और अल्फा कहां बनेगा सर, अल्फा बनेगा यहां पर भी और यहां पर भी, है ना, कहीं भी आप बना लो एक ही बात है, कोई दिक्कत है नहीं उसमें, ठीक है। तो यहाँ बीटा बन रहा है, यहाँ भी अल्फा बन रहा है, यहाँ भी, क्योंकि दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो इसलिए यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग पावर के ऊपर बात कर लेते हैं सर जी, और दोनों कंडीशन भी है इसकी। पहली कंडीशन जब इमेज इंफिनिटी पर बन रहा हो, और दूसरा जब इमेज हमारी लीस्ट डिस्टेंस पर हो। तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो बेटे, मैंने बोला आप लोगों से मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल्स टू tan बीटा और tan अल्फा होती है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, tan बीटा निकालना है भाई। tan बीटा क्या हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो tan बीटा क्या, परपेंडिकुलर, देखो यहां से ये एक ट्राइंगल बन रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर ट्राइंगल तो बन रहा है, सीधी सीधी बात है। तो भाई tan बीटा क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या सर, a डैश b डैश अपॉन बेस क्या सर, इसको मान लेंगे हम लोग ई मान लो, ठीक है। ये आईपीस लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो वो मान लिया था। आप लिख लोगे सर ए डैश ई मान लेंगे इसको, ठीक है। ऐसे ही सर tan अल्फा निकाल लो। tan अल्फा क्या हो जाएगा सर, वो भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर फिर कहां से, आप बोलोगे सर ए बी है ना, यहां से देखोगे ए बी है, और यहां से देखोगे तो सर ओ बी है, ठीक है। कितना है, ओ बी है, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर। m इज इक्वल्स टू होता है सर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा कितना सर जी, a डैश b डैश अपॉन a डैश e, ठीक है, अपॉन में सर ए बी अपॉन में ओ बी। आ जाओ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो भाई साहब m इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये ओ बी ऊपर जाएगा, ऐसे लिख लो a डैश b डैश, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा ए बी, और ये जब ऊपर जाएगा तो सर ओ बी ऊपर आ गया, और ये भाई साहब जनाब आगे इसके नीचे a डैश ई। अच्छा एक बार बताओ मुझे, a डैश b डैश जो है क्या हाइट ऑफ इमेज है, पहले वाले के लिए हाइट ऑफ इमेज, और ए बी क्या है सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो क्या ये मैग्निफिकेशन हो जाएगा, m नॉट हो जाएगा, जल्दी बताओ। m नॉट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस का होगा, इमेज भी ऑब्जेक्टिव लेंस की थी और ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्टिव लेंस का था, तो सर a डैश अपॉन a डैश b डैश अपॉन ए बी हो जाएगा ये। अब ओ बी क्या है सर, o से b क्या है, ओ से बी क्या है, ओ से बी क्या है सर, लीस्ट डिस्टेंस है आप लोगों की, क्या है, लीस्ट डिस्टेंस है, यू नॉट है, लीस्ट डिस्टेंस है। और ए डैश ई क्या है सर, यू ई है, तो भाई लीस्ट डिस्टेंस होती है डी अपॉन, ये हो जाएगा यू ई, है ना। ऐसे लिख लोगे तो ये भी किसका काम करेगा सर, एम नॉट इंटू एम ई का काम करेगा, भाई साहब समझ लेना इस चीज को। अब ये तो हो गया अलग बात, अब हम इसको क्लियरिफाई करते हैं। ये था ए डैश बी डैश और ए बी, इसको क्या लिख सकते हैं सर, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आपने पढ़ा था भाई लेंस में क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v अपॉन यू के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, v अपॉन यू के इक्वल होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है, तो h तो m इज इक्वल्स टू हो गया, ये किसकी वैल्यू है, a डैश b डैश अपॉन में a b, ये v नॉट है, ये u नॉट है, क्योंकि दो ये जो इमेज है किसकी बन रही है, आप बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज बन रही है, तो v नॉट और u नॉट, ठीक है जी, इतना हो गया। v नॉट प्लस में है, u नॉट किसमें है, माइनस में है, इनटू में ओ बी क्या है सर, ओ बी की वैल्यू क्या है सर, आप बोलोगे सर ओ बी क्या, लीस्ट डिस्टेंस थी डी, डी भी माइनस में था, और यू ई है सर, यू भी किसमें है, माइनस में है, ठीक है, क्योंकि ये तो लिखा ही है आपको ए डैश ई, ए से डी क्या है सर, यहाँ की इमेज है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ठीक है। तो यह कैंसिल हो जाएगा, एम इज इक्वल्स टू बचेगा माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट और डी अपॉन में यू ई। बोलो यहां तक बात क्लियर होगी बच्चे, कोई समस्या तो नहीं है आप सबको, एक बार जल्दी से फटाफट बताओ। माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट और इंटू में डी अपॉन यू ई, इतना मैग्नीफाइंग पावर आ गया किसका, आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब दो कंडीशन है, पहली कंडीशन इसमें फर्स्ट केस सर, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, इंफिनिटी पर, है ना, सॉरी इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पर। फर्स्ट केस है इमेज इज एट इंफिनिटी। अब जब इमेज इंफिनिटी पर बनती है तो अभी बताया था u इक्वल टू हो जाता है f, u किसके इक्वल हो जाएगा जल्दी बताओ, f के इक्वल हो जाएगा। अब कौन सी इमेज बनेगी सर, फाइनल इमेज बनेगी, क्यों कौन सी इमेज बनेगी, फाइनल इमेज। तो u नहीं है, ue है, और f नहीं है, क्या होगा, fe होगा। जल्दी बता दो इतना फटाफट से, क्या बात यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को,
ठीक है भैया। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि फाइनल इमेज ही तो बनेगी, तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, और ये हो जाएगा सर d अपॉन में एफ ई। कितना हो जाएगा? d अपॉन में एफ ई हो जाएगा, कैंसिल। अब दूसरा सर, सेकंड कंडीशन, जब फाइनल इमेज कहां बने, फाइनल इमेज कहां बने सर? एट लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस पर बनती है। और लीस्ट डिस्टेंस कितनी होती है? आप बोलोगे सर लीस्ट डिस्टेंस तो d होती है। तो ये हो गया। अब मुझे ये बताओ, जो फाइनल इमेज बन रही है सर, वो तो लेफ्ट में ही बन रही है। देखो इमेज भी लेफ्ट में बन रही है और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में ही रखा है। तो लेंस फॉर्मूला से, किससे सर? लेंस फॉर्मूला से, लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, है ना? यही तो लेंस फॉर्मूला है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू, अब आपका फाइनल इमेज डी पर बन रहा है, तो 1 अपॉन माइनस का डी और माइनस माइनस 1 अपॉन यू हो जाएगा, कैंसिल बात सर। ठीक है, और फाइनल है तो एफ ई और यू ई रहेगा। क्या रहेगा? एफ ई और यू ई रहेगा, बात खत्म। डी भी किस में रहेगा सर? माइनस। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? आप बोलोगे सर जी डी से मल्टीप्लाई, तो डी अपॉन एफ ई माइनस डी अपॉन डी प्लस में डी अपॉन यू ई हो जाएगा, कैंसिल हो गया, डी अपॉन एफ ई और इज इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस डी अपॉन यू ई। आप बोलोगे इधर आ जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू डी अपॉन यू ई। तो भाई साहब डी अपॉन यू ई कहां बन रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ देखो डी अपॉन यू ई बन रहा है, और डी अपॉन यू ई की जगह पर इतना रख दोगे तो m इज इक्वल्स टू हो गया सर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट और 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई। ये सिंपल सिंपल हो गया आपका मैग्नीफाइंग पावर, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? लीस्ट डिस्टेंस पर रखा हो। भाई साहब अगर मजा आया हो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, डायग्राम बनाना सीख गए आप, ये निकालना सीख गए फटाफट से, कोई इशू आएगा ही नहीं। कर लो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर अगला चलते हैं टेलीस्कोप की तरफ। किसकी तरफ चल रहे हैं? टेलीस्कोप। फटाफट से राइट डाउन करो, और मजा आ रहा है तो फटाफट से देखो, कंपेयर कर लेना किसी से भी, इतना मस्त तरीके से आपको बता देना तो बताना मेरे को, ठीक है? जल्दी फटाफट से क्या करना है? टेलीस्कोप डाल लो। आ चुके हैं टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप में भी हम पहला बता रहे हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है, किसका? लिखा हुआ देखो कि ये भी एक कॉम्बिनेशन है, किसका? टू कॉन्वेक्स लेंसेज का, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा केस हो गया है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हाई है, किसके अकॉर्डिंग? आईपीस लेंस के अकॉर्डिंग। बस इतना करना है, काम खत्म। अब इससे होगा क्या सर? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? देखो ध्यान से समझना सारी बातें, पहले आप लोग एक एक करके, ठीक है? देखो यहाँ पर देखो, हम जो डायग्राम बना रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, कि आईपीस लेंस को हमने थोड़ा सा बड़ा रखा है। ठीक है, बड़ा रखने का रीजन ये है क्योंकि सर जब इमेज जो ऑब्जेक्ट है हमारा काफी ज्यादा हाई डिस्टेंस पर रखा है, और जब अगर हाई डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, है ना, वेरी हाई डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, तो सर वो सारा का सारा इस लेंस से पास हो सके, इसलिए हम इसको हाई रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेते हैं। तो लाइट रे आती है भाई, पहली लाइट रे किससे पास होगी? आप सबको पता है कि सर फोकस से पास होगी। तो लाइट रे आई भाई सब इस तरह से, ठीक है, लाइट रे आ रही है, इसको टकराई, कहां से पास होगी सर जी? फोकस से पास होगी। एक लाइट रे आई सर जी, कहां से पास होगी? सीधा सीधा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पास होगी, सॉरी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कह रहा हूं, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। इमेज कहां बनी सर? ए डैश बी डैश पर। जहां इमेज बन रही है, अब यहां पर क्या बना लो आप लोग? एक छोटा सा, क्या बना लोगे फटाफट से जल्दी बताओ? छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आप क्या बनाओगे? एक लेंस बनाओगे, ठीक है? छोटा रेडियस कर्वेचर इसके अकॉर्डिंग। तो छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला हमने एक लेंस बना लिया। इसकी जो इमेज है सर वो किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो पहले यहां से जाकर किससे पास होगी? एफ से। फिर सर यहां से पास होकर कहां से जाएगी? इसके कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है जी, ये आपको पता ही है। और ये हो गया सर आईपीस लेंस, ठीक है, ये हो गया आईपीस लेंस। ये जो इमेज बनी है इसके लिए किसका काम कर रही है सर? ये ई है, ये सर ओ है। अब देखो ऑब्जेक्ट कहां रखी है? काफी ज्यादा डिस्टेंस पर रखी है। तो अब की बार जो बीटा बनेगा वो तो सिंपल सिंपल है, लेकिन अल्फा को हमें थोड़ा यहां लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता ही नहीं है कितनी ज्यादा डिस्टेंस पर ये रखा है। तो अल्फा आपको यहां लेना पड़ेगा, मैंने बताया था। यहां भी अल्फा, यहां भी वर्टिकल अपोजिट है, तो दोनों में अल्फा हो जाएगा ये। अब इनको अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं, है ना, इन दोनों को अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं इस तरह से, तो जहां भी ये कट करेंगी, यहां पर ये कट कर रही है, तो यहां इनका ए डैश डी डबल डैश इमेज बन रहा है ना? आई थिंक ये सारी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है, कोई इशू है नहीं। तो ये डायग्राम आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सर मैग्निफिकेशन पर, है ना, मैग्नीफाइंग पावर पर। मैग्नीफाइंग पावर, तो भाई मैग्नीफाइंग पावर जो होती है बच्चे, मैंने आपको बताया अल्फा की बार इधर नहीं इधर बनेगा, तो ये होता है सर बीटा अपॉन में अल्फा
जो कि हो जाता है m इज इक्वल्स टू tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। सिंपल सिंपल सी बात है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई थी, मैंने आपको ये चीजें बता दी क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, अब तब जब आप tan बीटा निकालोगे तो भाई साहब आपका जो परपेंडिकुलर है सर a डैश और b डैश अपॉन में सर जो आपका बेस है वो a डैश e हो जाएगा। जब आप tan अल्फा निकालोगे बेटा तो अब की बार फिर से यही a डैश b डैश और कितना हो जाएगा आपका o से a डैश हो जाएगा। ये चीज क्लियर होगी है ना, o से a डैश हो जाएगा। अच्छा जी सर ठीक है, हमें इतना क्लियर हो गया। m इज इक्वल्स टू वैल्यू रख दोगे a डैश b डैश अपॉन में a डैश e। भाई साहब इसको उल्टा कर लो, ओ ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये कैंसिल हो गया सर। तो m की वैल्यू सीधा सीधा कितनी आई, आप बोलोगे सर m की वैल्यू सीधा सीधा आ गई ओ ए डैश अपॉन में ए डैश ई। ठीक है जी, ओ ए डैश अपॉन में ए डैश ई। अब ये बताओ कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा लेंथ पर रखा है ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रखा है, तो u इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी मान लो, है ना। ऑब्जेक्टिव लेंथ कितना रखा है, u नॉट इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो फर्स्ट वाले के लिए पहले मैं o से a डैश निकाल रहा हूं आपको, जो किसका काम कर रहा है सर, v नॉट का काम कर रहा है। अभी ध्यान से समझना थोड़ी देर के लिए। तो भाई लेंस फॉर्मूला से 1 अपॉन f नॉट बराबर 1 अपॉन v नॉट माइनस 1 अपॉन u नॉट, ये हो गया इन्फिनिटी। तो इस केस में सर v नॉट किसके इक्वल है, f नॉट के। तो सर m की जो वैल्यू है ना, m की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जल्दी आप मुझे बताओ। क्या आप बोल रहे हो सर ये जो m o से a डैश है, o से a डैश है जो कि v नॉट होता था, ये f नॉट हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी। और a डैश e क्या है सर, a डैश e तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है किसके लिए, आई लेंस के लिए, ये हो जाएगी सर माइनस में। तो m बराबर हो जाएगा माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई। ये आ गई सर जी इसकी फर्स्ट केस की टोटल मैग्नीफाइंग पावर इतनी होगी। अब इसके अलग अलग केसेस निकाल लेते हैं। पहला केस है सर इमेज, जो इमेज है फाइनल इमेज, है ना, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज कहां हो, इन्फिनिटी पर हो। ठीक है बेटा, फाइनल इमेज कहां पर हो, इन्फिनिटी पर। अच्छा जी, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर है, तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वीई माइनस 1 अपॉन यूई। तो भाई साहब वी हो गया इन्फिनिटी। इस केस में एफ ई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन यूई, तो यूई सीधा सीधा हो जाएगा एफ ई के इक्वल, यानी जहां यूई है वहां एफ ई रख दोगे तो एम की वैल्यू होगी सर माइनस एफ नॉट अपॉन में एफ ई। पहला केस सॉल्व हो गया। ठीक है जी, पहला केस सॉल्व हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि सर जब फाइनल इमेज, तो चलो नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन फाइनल इमेज कहां बने, फाइनल इमेज इज एट डी। ठीक है, डी पर बनती है लीस्ट डिस्टेंस पर। सबको पता है सर 1 अपॉन एफ ई 1 अपॉन वीई माइनस 1 अपॉन यूई। अभी मेरे को 1 अपॉन यूई तो फाइंड करना है यार, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, वीई डी बन गया, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन यूई की वैल्यू। 1 अपॉन यूई यहां रख दो, तो m इज इक्वल्स टू क्या हो गया सर माइनस एफ नॉट, और ये कितना हो जाएगा भाई साहब ये हो जाएगा सर यूई की जगह पर 1 अपॉन यूई की जगह पर कितना हो गया 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। एक काम करो एफ ई से इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा सर माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई, बाहर ले लो, एफ ई कॉमन ले लो, तो एफ ई कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 1 बचा, यहाँ तो टोटल है कॉमन, यहाँ नहीं है, तो यहाँ सर एफ ई अपॉन में डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एफ ई अपॉन में डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉमन है। देखो यहाँ वाले में 1 अपॉन एफ ई कॉमन है, ठीक है सर, ये 1 बचा, यहाँ कॉमन नहीं है, तो सर मैंने एफ ई से मल्टीप्लाई एफ ई से डिवाइड कर दिया, ऐसे मान लो एफ ई से मल्टीप्लाई एफ ई से डिवाइड, तो ये भाई साहब जनाब यहाँ से भी कॉमन आ गए, यहाँ से भी कॉमन है और यहाँ से भी कॉमन है, तो ऊपर एफ ई बच गया अपॉन में डी बच गया। इस तरह से आप समझ लो कि फाइनल इमेज इतनी बनेगी, फाइनल इसका मैग्निफिकेशन इतना होगा। जब इमेज कहां पर बने, इन्फिनिटी पर तो इतना, इमेज जब डी पर बने तो इतना, और टोटल इतना। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। चलो लास्ट टॉपिक बच रहा है सर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्या बच रहा है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। मजा आ रहा हो तो फटाफट से एक काम करना यार, सारी की सारी वीडियो आप लोग दोस्तों को शेयर कर देना इसको, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार चीजें मैंने आपको बताई है, इससे ज्यादा अमेजिंग चीज आपके लिए हो ही नहीं सकती, ठीक है, इससे ज्यादा अमेजिंग चीजें नहीं हो सकती, आई थिंक सो। ठीक है, फटाफट से लाइक करें बच्चों। एक बात समझ लेते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में बेटा अब की बार हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, मिरर का यूज करते हैं, ना कि लेंसेज का यूज करते हैं। तो इसलिए रिफ्लेक्टिंग हो गया, क्योंकि जब भी कोई लाइट आएगी तो किससे टकराएगी, इस मिरर से टकराएगी, और टकराने के बाद में क्या हो जाएगी सर, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसलिए इसको नाम दिया गया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो ये कॉनकेव जो मिरर है, जैसी लाइट रे आती है ना, वाइड रेडियस ऑफ कर्वेचर का रहता है, तो जैसी लाइट रे आती है, लाइट रे किसको हिट करती है सर जी, इस कॉनकेव मिरर को हिट करती है, तो सर फिर इसको हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखो इस डायरेक्शन में लाइट रे आ रही है, इसके सामने फिर हम लोग क्या रख देते हैं, प्लेन मिरर।
जैसे ही प्लेन मिरर को ये हिट करती है, तो हिट करने के बाद किससे पास होगी सर? ये कॉन्वेक्स लेंस रख देंगे हम लोग इसके नीचे। कॉन्वेक्स लेंस में जहां भी मिल रही है, यहां पर इस तरह से आप ऐसे ड्रॉ कर लो, यहां पर जो मिल रही है सर ये ए डैश बी डैश, ये इसका इमेज है। और ये जो इमेज है सर ये किसका काम करेगी? आईज के लिए। अब बोलोगे सर ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर कहीं पीछे की तरफ इसका इंफिनिटी पर क्या बनाएगी? इमेज बनाएगी। और ये जो इमेज होगा बहुत शार्प इमेज होगा, बहुत शार्प इमेज होगा, इसलिए इसका हम लोग यूज करते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, क्योंकि ये बहुत शार्प इमेज बनाता है और जो हमारा नॉर्मल कॉन्वेक्स टेलीस्कोप रहता है उससे काफी ज्यादा अच्छी इमेज यहाँ पर ड्रॉ होती है। दैट्स व्हाई हम किसका यूज करते हैं? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का। और जब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है तो भाई साहब इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पर। तो m इज इक्वल्स टू माइनस एफ नॉट अपॉन एफ, इसका क्या हो जाएगा? बोलोगे आप लीनियर मैग्निफिकेशन हो जाएगा सर, सॉरी मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा इसका। बस यही है आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे एकदम बहुत मेहनत करके आपको लिए ये वीडियो बनाई है और इसका स्क्रीनशॉट लेना, सारे डायग्राम आपको बनाकर देखने। अगर ये चीजें सारी की सारी आपको पसंद आती है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में वेव ऑप्टिक्स के साथ में, ठीक है।